हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो टोटली इंग्लिश में रहने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो एग्जाम है ना वो यहीं से फंसने वाला है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सिंगल वीडियो से पक्का मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है ना। और आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर है ना, 10 के 10 चैप्टर से मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए जो आपके आ रखे हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जो एग्जाम है वो यहीं से फंसने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स, जितने क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन निकलेंगे ना इंपॉर्टेंट, तो उसके हम बात करते हैं पहले। तो पहला जो क्वेश्चन निकलता है कि डिफाइन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आपसे पूछेगा नहीं, बट मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप अगला क्वेश्चन समझ पाओ, ठीक है ना। तो डिफाइन फिजिकल एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन होती क्या है, ठीक है ना। तो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली है क्या, जिसमें हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, एथलीट के बारे में बात करेंगे, टूर्नामेंट, ठीक है, रिक्रिएशन, बॉडी एंड इट्स एम्बेडेड मसल्स या ऑर्गन माइंड, यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड आपको जिसके बारे में बात करोगे ना वो सारा फिजिकल एजुकेशन में स्टडी करा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद ये सब, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको, जो कि बेसिकली क्या करता है, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, ठीक है ना। समझ आ गया कि जो एक, जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे तो हम क्या कहते हैं, उसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन किसका किसका अध्ययन है, किसकी एजुकेशन, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। समझ आ गया। तो ये क्या आपका फिजिकल एजुकेशन है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भाई फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट करना, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्या है भाई, सोशल एडजस्टेबल, और चौथा है आपका इमोशनल बैलेंस, ठीक है ना। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में सोचते हो ना, तो आपके मन में क्या आ रहा होता है यार, कि यहाँ पर तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और फिजिकल एजुकेशन आपको स्कूल में जब पढ़ाई भी जाती है ना, तो बहुत सारी एक्सरसाइज आपको कराई जाती है, ठीक है ना। तो फिजिकल एजुकेशन का जो पहला मकसद होता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्या, डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने का जो काम है वो फिजिकल एजुकेशन में ही किया जाता है। फिजिकल एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट है या जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको होता है ना, उसका पहला क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, ठीक है ना। तो फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन मेकिंग द बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और ये क्या इंप्रूव करती है, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ठीक है ना। समझ आ गया। जब आप 12th में जाओगे ना, तो 12th में स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब के बारे में पढ़ोगे। तो फिजिकल एजुकेशन नहीं बस 11th में पढ़ो, पूरा बहुत ब्रॉड है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग की जब बात करते हैं तो हम इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एजुकेशन हमें फिजिकली फिट बनाना, ठीक है, ये इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। समझ आ गया। और इट ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल बॉडी ऑर्गन वर्क प्रॉपरली, जितने हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वर्क करें प्रॉपरली, ठीक है। समझ आ गया। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आगे चले, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। जो आप चिंता में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, ठीक है, जो आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, इस सब से डील करना भी फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। समझ आ गया। यानी कि आपका मेंटल डेवलपमेंट करना, आपका मानसिक विकास करना, ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, कंसंट्रेशन, और आपका मतलब कंसंट्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स अलोंग विद द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट। कहने का मतलब है फिजिकल एजुकेशन को हम क्या करें, थ्योरी वाइज तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज के थ्रू क्या करना, हमको क्या करना है भाई, कंसंट्रेशन के बारे में, कैसे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में। समझ आ गया। तो इसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो मेंटल डेवलपमेंट आपका मेंटली आपको विकसित करना है, डेवलप करना है, किसके थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू आपको कंसंट्रेशन सिखाना है। जब हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकली भी इसको पढ़ रहे हैं। समझ आ गया। और आगे मैं बात करूं, सो इट इम्प्रूव्स एंड डेवलप्स थिंकिंग इंटेलिजेंस, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी थिंकिंग इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ठीक है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। और एनालिसिस एंड कोग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एटसेट्रा। तो कहने का मतलब फिजिकल एजुकेशन का काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव मेंटल डेवलपमेंट करना भी है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना, आपके इंटेलिजेंस बढ़ाना, आपकी नॉलेज बढ़ाना, ठीक है, आपकी कोग्निटिव स्किल्स बढ़ाना, इंटेलेक्चुअल बढ़ाना, समझ आ गया, एबिलिटीज बढ़ाना। तो ये मेंटल डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा।
उसके बाद है भाई सोशल एडजस्टेबल, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पर ना क्या हो रहा होता है, हम लोगों से मिल रहे होते हैं, हमारी टीम बहुत सारी हो रही होती है, तो वहाँ पर हम मिल रहे होते हैं, दोस्त बना रहे होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोशल होने का काम करता है, ठीक है ना। तो किसके थ्रू हो रहा है, फिजिकल एजुकेशन की वजह से तो हो रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन का तीसरा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, सोशल एडजस्टेबल है, ठीक है ना। समझ आ गया। जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो टीम वर्क सीखते हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना ये हम सीख रहे होते हैं, तो सोशली में आता है ये, ठीक है ना। तो सोशल एडजस्टेबल यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीच्स हाउ टू वर्क विद अदर्स। सीधी सी बात, जब आप गेम खेल रहे होते हो तो आप सीखते हो भाई किसी दूसरे के साथ कैसे हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना है। तो फिजिकल एजुकेशन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे के साथ कैसे वर्क करना है, ठीक है ना, इन कॉम्पिटिशन एंड टीम वर्क। समझ आ रहा है भाई। उसके बाद इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑनेस्टी, ठीक है ना। और हमें ये भी सिखाने में मदद करता है क्या, ऑनेस्टी क्या होती है, समझ रहे हो ना। हम ऑनेस्टी कैसे सीख रहे हैं, जब हम गेम खेल रहे हैं हमारा ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी होता है ना। हम कोई अच्छे तरीके से खेल रहे नहीं खेल रहे, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑनेस्टी भी सीखते हैं, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑनेस्टी, लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड सोशल स्किल्स, ठीक है ना। लोगों से मिलना, गैदरिंग में पार्ट होना, बोलना, ये सब सोशल स्किल्स आती है, ठीक है ना। तो सोशल स्किल्स इंप्रूव करना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, लिटरली ये सब भी क्या है, हमारा सोशल एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव में आता है, जो कि हमारे को फिजिकल एजुकेशन से ही मिलता है। तो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सोशली एडजस्टेबल होना। समझ आ गया भाई तुमको। आगे चलते हैं। उसके बाद है इमोशनल बैलेंस, ठीक है, कि आपके जो इमोशन है ना उसको बैलेंस करना। समझ आ गया। तो जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, ठीक है ना, हमें गुस्सा भी आता है, हमें डर भी लग रहा होता है। तो ये सब किसके, गेम के थ्रू आ रहा है ना। तो फिजिकल एजुकेशन में ही सब हम बात कर रहे होते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, आपको इमोशनली बैलेंस बनाना, कि भाई गेम में हारते भी हैं, जीतते भी हैं, हमें डर भी लग रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, हमारे इमोशंस है, तो इनको बैलेंस करके चलना है हमें, ठीक है ना। और ये बैलेंस का मतलब जब हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें आदत हो जाती है कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन से ही हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ही हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो इन स्पोर्ट्स पीपल एक्सपीरियंस विनिंग, लूजिंग एंड एग्रेशन, फियर, हैप्पीनेस, लव, एंगर एंड पेशेंस। तो ये सब क्या करते हैं, वो फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस एंड टीच हाउ टू स्टे काम, ठीक है भाई, सिखाती है हमें कि जब कैसे काम रहना होता है, जब हमें हमारे संग कुछ इनमें से कोई इमोशन आ जाए, हम जीत रहे हैं, हार भी रहे हैं, तो हाँ उस टाइम पर हमें इमोशन कैसे कंट्रोल करने होते हैं, ये सब हमें फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। समझ आ गया। तो इसको ऑब्जेक्टिव है पढ़ाना ये। एंड बैलेंस्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, कैसे हम इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो इसका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाना। समझ आ रहा है भाई, ये हो जाएगा। उसके बाद है भाई स्पिरिचुअली डेवलपमेंट, आपको स्पिरिचुअल तरीके से करना भाई, डेवलप कराना। यानी कि स्पिरिचुअल, अब लोग भक्ति क्यों करते हैं, आप खुद सोचो ना, लोग करते हैं भाई शांति उनको मिल जाए, ठीक है, तो शांति पाने के लिए, पीस पाने के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, आपको स्पिरिचुअली की तरीके से भी डेवलप करना है, ठीक है। यानी कि आपको ये क्या है, फिजिकल एजुकेशन प्रमोट्स कैसी वैल्यूज, पीस, मोरल, ठीक है, और फॉरगिवनेस यानी माफी देना, ठीक है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी में आता है, ठीक है। ये सब जितने मैंने आपको वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं ये। और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड कैरेक्टर एंड डेवलपिंग क्वालिटीज लाइक काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई। फिजिकल एजुकेशन एक व्यक्ति के अंदर, एक पर्सन के अंदर डेवलप करता है कैसी क्वालिटीज, काइंडनेस की, एक समझने की, ठीक है ना भाई। तो ये ध्यान रखना। तो ये सब काम किसके, फिजिकल एजुकेशन के प्रमोट करा जाता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना, देखना फिजिकल एजुकेशन पूरे 10 के 10 चैप्टर 12th में पढ़ोगे, तो आप देखना कि ये सब हम कुछ ना कुछ जो वैल्यूज हैं, फॉरगिवनेस, ये सब हम पढ़ते रहते हैं। तो इससे हमें हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है तो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से, ठीक है, कि फिट इंडिया प्रोग्राम क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिट इंडिया प्रोग्राम, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है भाई। तो फिट इंडिया प्रोग्राम बेसिकली है क्या, तो फिट इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन 29 अगस्त 2019। किसने स्टार्ट करा था, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करा था, ठीक है भाई। अब किस लिए करा था, ताकि फिटनेस जो है ना वो हमारी डेली लाइफ में घुस जाए, ठीक है ना, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाए। समझ आ रहा है, क्यों करा था, ताकि मेक फिटनेस अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। समझ आ गया भाई। और द गोल ऑफ दिस मूवमेंट इज टू ब्रिंग हेल्दी चेंजेस इन लाइफस्टाइल, ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रखा है आज के टाइम पे, ठीक है भाई। कोई कुछ भी खा रहा है, ठीक है, हेल्दी खाना कोई खा नहीं रहा है। तो इसका बेसिकली गोल क्या था फिट इंडिया मूवमेंट का, इसका गोल बेसिकली ये था कि जो हमारी लाइफस्टाइल है ना
उसमें चेंज लाना है, उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है हमारी लाइफस्टाइल को, ठीक है, समझ आ गया। एंड एनकरेज पीपल टू स्टे फिजिकली एक्टिव, और ये क्या करता है भाई, लोगों को इनकरेज करता है भाई फिजिकली एक्टिव रहो, सक्रिय रहो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपका फिट इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी था, हमारा क्वेश्चन था भाई ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है ताकि तुम्हें समझ आए बेसिकली है क्या, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो तुम्हारे ऊपर से जाएगा, वो वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो फिट इंडिया प्रोग्राम बेसिकली है क्या, अब आगे चलता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, फिट इंडिया टेक्स वेरियस स्टेप्स एंड ऑर्गेनाइज इवेंट विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसने बहुत सारे इवेंट कराए, ठीक है ना भाई, स्टेप्स लिए ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या है, ये लोगों में पता, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम ये फिट इंडिया प्रोग्राम के सक्सेसफुल बना पाए, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन इवेंट कराए, स्टेप्स लिए बहुत सारे, तो उसमें इन्होंने ये क्या इनका बेसिकली ये प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, समझ आ गया। तो पहला क्या भाई, टू मेक फिटनेस सिंपल, इंजॉयबल एंड फ्री फॉर एवरीवन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, फिटनेस को सिंपल बनाना है, इंजॉयबल बनाना है और फ्री बनाना है सबके लिए, समझ आ रहा है। उसके बाद टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फिटनेस, भाई अवेयरनेस फैलानी है, लोग जागरूक नहीं है फिटनेस के बारे में, सोच रहे हैं जिंदगी कट रही है, कटने दो यार, क्या आज फर्क पड़ रहा है। तो यही है, तो बेसिकली अवेयरनेस फैलानी किस बारे में, फिटनेस के बारे में, ठीक है ना। एंड डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू स्पेशल कैंपेन, ठीक है, स्पेशल कैंपेन कराना, ठीक है, स्पेशल कैंपेन कराना किसके लिए, ताकि अवेयरनेस आए फिटनेस के लिए, ठीक है भाई, लोगों के अंदर, ठीक है। और किसके थ्रू, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज करके, क्या भाई, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं अलग अलग कैंपेन में, ताकि अवेयरनेस मिल जाए लोगों को, अवेयरनेस फैला सके फिटनेस के बारे में भाई, ठीक है। 3 हो गए, आगे चलें। उसके बाद टू प्रमोट इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, भाई ठीक है, जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स चले आ रहे हैं उनको प्रमोट करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टू मेक फिटनेस टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, विलेजेस एंड लोकल कम्युनिटीज, जो ये कि भाई फिटनेस को ना स्कूल तक ले जाना है, कॉलेजेस तक ले जाना है, यूनिवर्सिटीज तक, गांव तक, यानी विलेजेस तक भी, और लोकल कम्युनिटीज मतलब जो देहात वगैरह में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, वहां पर जो समुदाय है, कम्युनिटीज है, वहां तक हमें फिटनेस को पहुंचाना है, ये इसका गोल है। जब भी तो कहा जा रहा है इसको फिट इंडिया मूवमेंट, समझ आ रहा है तुम्हें। उसके बाद टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देना जहां पर लोग क्या कर सके भाई, फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, समझ रहे हो। तो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ठीक है, और मोटिवेट कर सके दूसरों को फिटनेस के लिए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फिट इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया प्रोग्राम हमारा, समझ आ रहा है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव मैंने बताए हैं, एग्जाम में 4 से 5 लिखने होते हैं, नंबर के हिसाब से आपको लिखने हैं बेसिकली, ठीक है, समझ आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मेरे को लग रहा आएगा ही आएगा, ठीक है ना भाई, लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन ले जो एग्जाम में आएंगे ही तुम्हारे, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई पहला अगला क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट चैप्टर से है, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। तो आपको पता है भाई एंशियंट में हमारे ओलंपिक्स होते थे और मॉडर्न में तो आज हो ही रहे हैं, आपको पता है। तो मॉडर्न ओलंपिक और जो आपके एंशियंट ओलंपिक हैं, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, आपको ये बताना है बेसिकली, ठीक है ना। तो हम ये दोनों के बारे में है, यहाँ पर आपको खुद समझ आ जाएगा भाई सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, बेसिकली आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई। पहला क्या है, देखो अगर मैं एंशियंट ओलंपिक की बात करूँ ना, ये ग्रीस में ही होते थे, ठीक है ना। एंशियंट ओलंपिक क्या होता था भाई, हेल्ड ओनली एट ओलंपिया इन ग्रीस, ठीक है ना। तो ये ग्रीस में ही करते थे, मतलब कि जो एंशियंट ओलंपिक है ये एंशियंट ओलंपिक ग्रीस में होते थे, वो भी कहाँ पर, ओलंपिया में, ठीक है ना भाई, समझ आ गया, जो कि ग्रीस में ही है ना, तो ग्रीस के अंदर ही क्या होते थे भाई, ये ओलंपिक होते थे। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक क्या है, ये हेल्ड एट डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको जो मॉडर्न ओलंपिक जो आज के हैं ये अलग अलग जगह पे हो रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिटीज में हो रहे होते हैं, कभी टोक्यो में, कभी कहीं आपको पता हो रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको बस इतना बताना है कमेंट में यहाँ से कि अगला ओलंपिक कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है, कहाँ पर हेल्ड होने वाला है। तो एंशियंट ओलंपिक का पहला क्या है भाई, ये एक ही ग्रीस में ही होता था, लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक है अलग अलग जगहों पर होता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एंशियंट ओलंपिक का सबसे बड़ा दूसरा मतलब कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट होगा ना भाई एंशियंट ओलंपिक में, वो ग्रीस का ही होना चाहिए, कोई दूसरे देश का, दूसरी कंट्री का हो ही नहीं सकता है, समझ आ रहा है। तो पार्टिसिपेंट मस्ट बी फ्री बॉर्न ग्रीक, ठीक है, मतलब ग्रीक का ही होना चाहिए। उसके बाद
मॉडल ओलंपिक की मैं बात करूं कि पार्टिसिपेंट शैल बी नेचुरल बॉर्न ऑफ मेंबर कंट्री, कहने का मतलब है कि जो खिलाड़ी ले रहा है ना, एथलीट जो पार्ट ले रहा है ओलंपिक में, मान लो कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इंडिया में उसका जन्म होना चाहिए, कहने का मतलब है। या मैं इतना मैं कहूँ, मॉडल ओलंपिक में जो एथलीट है वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन एंसेट ओलंपिक में वो उसी ग्रीस का ही होना चाहिए था, ठीक है, ग्रीक का ही वो होना चाहिए था, जब भी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा एंसेट ओलंपिक में। समझ आ रहा है? तो अभी क्या चल रहे हैं, ये डिफरेंस चल रहा है। आगे चलते हैं। और एंसेट ओलंपिक बेसिकली एक रिलीजियस फेस्टिवल है। क्या है? एक त्योहार है बेसिकली, एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि बनाया जाता है भाई किसके ऑनर में? गॉड ज्यूस के ऑनर में, ठीक है भाई, समझ आ गया? तो इनके ऑनर में बनाया जाता है, गॉड ज्यूस के ऑनर में बनाया जाता था, उनके सम्मान में बनाया जाता था, आपको ध्यान रखना है। ये तो एक रिलीजियस फेस्टिवल है एंशिएंट ओलंपिक। लेकिन जो मॉडर्न ओलंपिक है ये बेसिकली क्या है? ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है, इंटरनेशनली होता है बेसिकली किसके लिए? पीस के लिए, ठीक है, और बेसिकली बेटर वर्ल्ड बन सके। समझ आ रहा है तुमको? तो एक रिलीजियस फेस्टिवल था, लेकिन ये नहीं था, ठीक है। ये क्या भाई? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गैदरिंग फॉर पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड, ठीक है भाई। गैदरिंग क्यों होती है इंटरनेशनली? ताकि वर्ल्ड कैसा बन सके? बेटर बन सके और पीसफुल पीसफुल बन सके, समझ रहे हो? क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे होते हैं ना, उनकी गैदरिंग हो रही होती है, वो मिल रहे होते हैं आपस में, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही होती है इंटरनेशनली। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर एक रिलीजियस फेस्टिवल था, बट ये नहीं था, ठीक है ना। और एंशिएंट ओलंपिक 5 डेज के लिए कंडक्ट होता था, और ये 16 डेज के लिए, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। जो आपका एंशिएंट ओलंपिक है ये 5 डेज के लिए कंडक्ट हो रहा है, और आपका जो मॉडर्न ओलंपिक है ये 16 डेज के लिए कंडक्ट होता है। समझ आ रहा है? और एंशिएंट ओलंपिक में क्या है ना, ये 4 साल में आता है, ठीक है, और 4 साल बाद होता था, मतलब ये भी, ठीक है, 4 4 साल का गैप होता था, 4 ईयर्स का। और मॉडल ओलंपिक में भी क्या है भाई? ये भी 4 ईयर का गैप के बाद आता है, ठीक है। हर 4 साल में क्या हो रहे होते हैं? आपके ओलंपिक्स हो रहे होते हैं, तो ध्यान रखना। तो ये लास्ट वाले में क्या, ये सिमिलैरिटीज है, ध्यान रखना। सिमिलैरिटीज क्या भाई? 4 साल में हो रहे हैं, लेकिन और डिफरेंस क्या मैंने आपको बता दिया है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओलंपिक फ्लैग। आपको क्या बताना भाई? शॉर्ट नोट लिखना है ओलंपिक फ्लैग के ऊपर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई। तो ओलंपिक फ्लैग जो है ना, ये क्रिएट किया गया था भाई 1913 में, 1913 में, ठीक है। किसने सजेशन दिया था? कुबर्टिन ने दिया था, ठीक है भाई, ध्यान रखना। और इट वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1920, ध्यान रखना भाई, 1920 में, यानी कि 1920 में पहली बार इसको क्या करा गया था भाई? फ्लैग को होस्ट किया गया था, कहाँ पर? एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में, ठीक है, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक गेम्स में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है भाई, समझ आ गया? किसको? ओलंपिक फ्लैग को। अभी खत्म नहीं, अभी और है, ठीक है ना। तो ओलंपिक जो फ्लैग है ना, बेसिकली वाइट सिल्क और वाइट सिल्क कपड़े से बना होता है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है ये, इससे बना होता है ये। और इसमें क्या होता है? रिंग्स होते हैं जो कि आपस में इंटरलॉकिंग होते हैं, देखो आप देख सकते हो, ये क्या इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं। कितने हैं टोटल? 5 रिंग्स होते हैं, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो कर रहे होते हैं। समझ आ गया? और ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। रिंग्स होते हैं, सर्कल्स विन 5 कलर्स। समझ आ गया? तो यह क्या है? इसमें वाइट सिल्क कपड़े पर होते हैं ये। उसके बाद आगे मैं बात करूं, ये 5 कॉन्टिनेंट को शो कर रहे होते हैं, मैंने बता दिया है। और क्वेश्चन आपको जो एमसीक्यू में ये बनता है ना यहाँ से, कि जो ये 5 रिंग्स है ना, बेसिकली क्या दिखा रहा है, ठीक है, समझ आ गया? तो द इंटरलॉकिंग रिंग्स सिंबलाइजेस कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप, यानी कि सहयोग और मित्रता दिखा रहे अलग अलग देशों, कंट्रीज के बीच में, देशों के बीच में। समझ आ गया? नहीं, कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप ये सिंबलाइज कर रही हैं। समझ आ गया? तो ध्यान रखना है भाई, ये दो आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका फ्लैग के बारे में। आगे हम चलते हैं। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि आईओसी। तो आपसे आईओसी के क्या पूछ लिए भाई? आपसे इसके फंक्शंस पूछ ले भाई, काम क्या करती है ये, ठीक है, इनके कार्य आपको बताने हैं, नहीं फंक्शंस आपको बेसिकली बताने हैं। तो पहला, ये कमेटी डिसाइड करती है कि जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पर होंगे, ठीक है ना, यानी कि वेयर द ओलंपिक्स विल बी हेल्ड, ठीक है ना, समझ आ गया। एंड ऑल्सो सिलेक्ट्स द डेट्स फॉर द गेम्स, मतलब कि कौन से डेट्स में गेम्स होने वाले हैं और कहाँ पर हेल्ड होंगे। पहला फंक्शन ये हो गया भाई। खुद देखते हो ना तुम यार, अगले साल पता चल गया यहाँ पर ओलंपिक्स होने वाले हैं, इस दिन होने वाले, कौन डिसाइड कर रहा है? ये कमेटी तो डिसाइड कर रही है। समझ आ गया? उसके बाद इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ताकि जो ओलंपिक है ना वो इजीली कंडक्ट हो सके बिना किसी परेशानी के। समझ आ रहा है भाई? तो इट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ओलंपिक कॉम्पिटिशन एंड अदर प्रोग्राम, ठीक है ना। बेसिकली जो ओलंपिक है वो जो इजीली क्या हो सके, कंडक्ट हो सके, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन ये
बनाती है। समझ आ गया? मैं आपको ये हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली आप इसको ना पॉइंट्स बना सकते हो, हेडिंग्स बना सकते हो और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद इट टेक्स एक्शन, मतलब कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाए ना, मान लो कि गेम्स चल रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मतलब कोई भेदभाव हो गया वहाँ पर, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी इसी कमेटी का, आईओसी का ही है, ठीक है ना भाई। तो इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द ओलंपिक मूवमेंट। जो ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है तो वहाँ भी एक्शन लेते हैं। उसके बाद इट वर्क्स टू प्रिवेंट एंड फाइट अगेंस्ट डोपिंग। आगे वैसे बताऊंगा डोपिंग बेसिकली क्या होता है, कि अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम कुछ क्या कर ले भाई, जो बैंड प्रोडक्ट है ना, बैंड सब्सटेंस है, उसको यूज कर ले रहे हैं, तो वो होता है डोपिंग, है ना भाई। तो डोपिंग के अगेंस्ट, ठीक है ना, वर्क कौन कर रही है भाई, आईओसी ही करती है। तो इट वर्क्स टू प्रिवेंट एंड फाइट अगेंस्ट डोपिंग, यानी कि इलीगल ड्रग्स हम कह सकते हैं, कोई यूज कर रहा है इलीगल ड्रग्स जो कि बैन हो रखे हैं, तो वो डोपिंग होता है। तो इसके अगेंस्ट भी भाई काम कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है, फाइट कर रही होती है अगेंस्ट डोपिंग के। कौन कर रही होती है, आईओसी कर रही होती है। आगे मैं चल लूँ, इट अपोजेज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल मिसयूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट, ठीक है भाई। तो ये भी ये इस चीज़ को भी अपोज कर रही होती है कि जो एथलीट्स है ना, उनका कोई कमर्शियल मिसयूज तो ना हो रहा है, ठीक है, और पॉलिटिकली या कमर्शियल मिसयूज ना हो, तो ये इस चीज़ को अपोज करती है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, ये हो जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक आता है, कह लो क्वेश्चन आता है, ठीक है, अष्टांग योगा, ठीक है, आपका अगला चैप्टर आ गया। तो बस वीडियो को तुम्हें ध्यान से देखना है, कोई परेशानी नहीं कमेंट में बता दो, ठीक है। कि क्वेश्चन अपना वाला क्या है, देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, डिस्क्राइब इट, ठीक है। पहले इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, फिर एक अष्टांग योगा वाला देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर से। तो इंपॉर्टेंस क्या है योगा की, आपको पता है भाई योगा क्यों करनी चाहिए, ताकि हम फिट रह सके, हमारा जो है मन जो शांत रह सके, है ना, बेसिकली यही सब है, हम टेंशन मुक्त रह सके। तो यही आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना भाई। तो पहला क्या लिखोगे, इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी फिट, ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे। उसके बाद रिलीफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेंशन, कि भाई जो हमारा टेंशन है ना उससे हमें रिलीफ मिले, ठीक है, कोई भी टेंशन है उससे हमें रिलीफ मिले, ये दूसरा इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। उसके बाद इम्प्रूव द हार्ट एंड लंग फंक्शनिंग कैपेसिटी, जो हमारा हार्ट है और जो हमारा लंग है ना, उसकी जो कैपेसिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, योग करते हैं ना भाई। तो ये इम्प्रूव्स करते हैं, इंपॉर्टेंस बताने तो ये इम्प्रूव करते हैं भाई हार्ट की और लंग की फंक्शनिंग कैपेसिटी को, ये अच्छे से वर्क कर पाते हैं और अच्छे से, ठीक, जब हम योगा कर रहे होते हैं, योगा की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इट हेल्प्स इन क्यूरिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, मतलब डिसीज, कहने का मतलब है हम क्या होता है कि जब हम योग कर रहे होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो रही होती, कोई डिजीज के हम डिसीज हमें छू के टक से निकल जाती है, ठीक है, मतलब कि डिसीज हमें नहीं हो रही होती है, तो ये हमें भाई डिजीज से बचाने में मदद करता है, तो इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। उसके बाद ये इंप्रूव करता है भाई एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, हम इजीली क्या कर पाए, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच हमारी बॉडी के जो हैं हम कोऑर्डिनेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम रैकेट खेल रहे हो, जब शटल को आ रही है तुम इजीली क्या कर पा रहे हो, उसको मार पा रहे, क्यों, यहाँ पर तुम्हारी आंख और तुम्हारे हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन था, तुम्हारी आंख ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तुम उसको मार रहे हो, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कहाँ से होगा, बेसिकली योग से होगा, ठीक है ना। तो ये एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन हमारी स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति हो गया, इसको ये इंप्रूव करती है योग, ठीक है। और इम्प्रूव्स करेक्ट बॉडी पोस्चर, ठीक है भाई, आपको जो बॉडी पोस्चर आप देखो, कोई ऐसे हो रहे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, किसी का ऐसे पीछे से कुबड़ निकल रहा होता है, तो कहने का मतलब ये है जो हमारा ये योग है ना, बेसिकली क्या करता है, ये हमारे बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। तो इसके इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आता है भाई एलिमेंट्स ऑफ योगा, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ योगा, यानी कि अष्टांग योग के नाम से भी इसको हम जान रहे होते हैं, ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं भाई कि एलिमेंट्स क्या है योगा के, या योग के, समझ आ गया। तो अगर मैं बात करूं अष्टांग योगा, तो ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो ये आया है भाई किससे, अष्ट से, जिसका मतलब होता है 8, और अंग यानी कि लिम्स, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इसका मीनिंग क्या होगा, 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है ना। और लिम्स बेसिकली यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एलिमेंट्स को ही दिखा रहा है, ठीक है, लिम्स का मतलब एलिमेंट्स हो गया, यानी कि 8 लिम्स या 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, जो कि एक इंसान को फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहने के लिए कह सकते हैं पीस के लिए करने बहुत जरूरी होता है। अगर वो पीस चाहता है अपने जीवन में, टेंशन मुक्त होना चाहता है, और वो कह रहे हैं भाई फिजिकली मेंटली सब फिट रहना चाहता है ना, तो उसको ये 8 एलिमेंट से गुजरना होगा, करना होगा, समझ आ रहा है।
तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 8, कौन कौन से उसकी हम बात करेंगे। तो पहला जो आपका है ना अष्टांग योग का पहला एलिमेंट वो है आपका यम, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली रूल्स अबाउट व्हाट टू अवॉइड टू ग्रो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअली कहने का मतलब है कि अगर आपको ग्रो करना है तो किस चीज को हमें अवॉइड करना है, क्या किस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो इसके अंदर बेसिकली ना 5 थिंग्स आती हैं, 5 इसके एलिमेंट आते हैं किसकी यम के अंदर, ठीक है, जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है भाई। तो पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, यानी कि किसी भी दूसरे को हार्म हमें नहीं करना है। उसके बाद आता है भाई सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस, हमें हमेशा सच बोलना होता है। ये अवॉइड करना है मतलब हमें क्या, झूठ नहीं बोलना है, समझ रहे हो ना, तो हमें सत्य बोलना है, यानी ट्रूथफुलनेस हमें होनी चाहिए। उसके बाद अस्त्य, यानी कि नोट स्टीलिंग, हमें कुछ चोरी नहीं करना है। तो ये आदत हमें अवॉइड करनी है, ठीक है, कुछ अपनानी भी, जैसे कि सत्य अपनानी है, ये अवॉइड करनी है। कहने का मतलब है ये मानना है, समझ आ गया। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर सिंगल रहना, समझ रहे हो ना, मतलब कि अपने ऊपर कंट्रोल करना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, सेलिबेसी, यानी वही अविवाहित रहना जिंदगी भर, ठीक है ना भाई। या सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल होना, सख्त लौंडा जिसे हम कहते हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, नॉट बीइंग ग्रीडी, मतलब लालची नहीं होना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हमें ध्यान रखना है भाई, जो पहला एलिमेंट है यम, वो कहता है भाई हमें अवॉइड करना है इन चीज़ों को। अवॉइड क्या करना है भाई, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, हमें ग्रीडी नहीं बनना है, सेल्फ कंट्रोल रहना है, ट्रूथफुलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमें नॉन वायलेंस नहीं करना है। समझ आ गया, तो ध्यान रखना है। तो कुछ रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, ध्यान रखना है। समझ आ गया, यम के अंदर ये हो जाएगा। उसके बाद नियम, ठीक है, नियम का मतलब बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन, खुद में हमें डिसिप्लिन रहना है, समझ आ जाएगा भाई। तो नियम में क्या आता है, गुड हैबिट्स आती है, ठीक है, जो हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में मदद कर रही होती है। तो ये 5 आपको हैबिट ध्यान रखनी है जो हमें फॉलो करनी होती है। ध्यान रखना भाई, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, और एमसीक्यू में तो आएगा ही आएगा यहाँ से। तो तुम्हें ध्यान से रखना जो बता रहा हूँ मैं, ये बहुत आसान है ये। तो पहला है सोच। गुड हैबिट्स जो कि हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में मदद कर रही होती है। पहली क्या है, सोच, इसका मतलब होता है क्लीनिनेस, ठीक है ना, यानी कि अपने बॉडी की, माइंड की हमको क्लीन करके रखना है, शुद्ध रखना अपने आप को, ठीक है भाई। उसके बाद है संतोष। संतोष मतलब होता है भाई संतुष्ट हो जाओ तुम, ठीक है, जो तुम्हारे पास है, ठीक है, किसी और चीज के तुम्हें तुम पागल नहीं हो रहे हो, कहने का मतलब है संतोष, तुम्हें संतुष्ट रहना है, यानी कि तुम्हारे अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए, यानी कि बीइंग सेटिस्फाइड होना है। उसके बाद तप से क्या हो जाएगा भाई, सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ठीक है, आपको क्या करना है भाई, तप करना है बेसिकली, यानी सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, और आपको हार्ड वर्क करना है, समझ आ रहा है। उसके बाद स्वाध्याय, खुद को पढ़ो भाई, दूसरों को मत देखो, उससे जलो मत, वो अपने आप को ग्रो कर रहा है ताकि वो खुद को जान पाए ना, इसलिए ये कहता है भाई नियम, अच्छी हैबिट क्या है, स्वाध्याय, यानी कि खुद का अध्ययन, यानी खुद की स्टडी, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, खुद को पढ़ो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, यानी सेल्फ स्टडी करनी है और लर्न करना है हमें, हमें सीखते रहना है और सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद ईश्वर प्राणिधान, ठीक है भाई, गॉड से प्यार करो, भक्ति करो, जो तुम आज लोग नहीं, आजकल के लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है, यानी कि ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या है, डिवोशन टू गॉड, समझ आ गया। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, आपके नियम हो जाएंगे, जो कि बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन को शो करते हैं, अच्छी हैबिट्स को शो करते हैं, जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट में हमें मदद कर रही होती है। तो ये हमको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद है भाई आपका आसन, ठीक है। आसन क्या होता है, डिफरेंट योग पोसेस, ठीक है ना, जो कि हम कर रहे होते हैं भाई, ठीक है ना, जो कि इंप्रूव करता है हमारी हेल्थ को, हमारी फिटनेस को, ठीक है, ये हमारे पोस्चर को, समझ आ गया भाई। तो आसन का मतलब क्या है, बेसिकली पोस्चर्स, यानी कि डिफरेंट योगा पोजेस दैट इंप्रूव हेल्थ एंड फिटनेस एंड बॉडी पोस्चर ऑल्सो, समझ आ गया। तो आसन में आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है आपको, कि अलग अलग हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हमारी एक्सरसाइज आ जाएंगी भाई, योगा आ जाएंगे, जो कि इंप्रूव करते हैं हमारी हेल्थ और फिटनेस। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली क्या है, टेक्निक्स है, ताकि हम अपनी जो ब्रीथ है ना उसको कंट्रोल कर पाएं। तो तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ना, ये पूरे योगा के एलिमेंट है, जो कि योगा का मतलब एक्सरसाइज करना नहीं होता है, सब होता है, ठीक है, वो जो आपको बता रहा हूँ ये, तो 8 एलिमेंट होते हैं टोटल। तो यहाँ पर प्राणायाम में क्या होता है, बेसिकली ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो इससे हम अपनी कंट्रोल कर पाते हैं, किसको, ब्रीथ को। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, ठीक है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है भाई। पूरक का मतलब क्या, सांस को लेना, यानी इनहेल करना। कुंभक का मतलब क्या होता है, रोक ली भाई, हमने ये इनहेल करा, शांति से रोक ली हमने, ठीक है, अपनी ब्रीथ को रोक ली, सांस को रोक ली। रेचक को मतलब छोड़ दिया, यानी कि एक्सेल कर दिया, समझ आ गया। तो 3 स्टेप होते हैं प्राणायाम के, जिससे हमारी ब्रीथ, हमारी जो सांस है उसको कंट्रोल कर पा रहे होते हैं, समझ आ रहा है, ये ध्यान रख लेना।
आगे मैं चलूँ, उसके बाद है भाई प्रत्याहार। ठीक है भाई, प्रत्याहार क्या है बेसिकली, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर करना है और खुद पर लगाना है। ठीक है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स मतलब आप देख रहे हो, सुन पा रहे हो, आपका जो टेस्ट है, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम कुछ ना कुछ सेंस कर पा रहे होते हैं। ठीक है, बट त्वचा हो गई, ठीक है, स्किन हो गई, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, बल्कि अपने ऊपर लगाना है। ठीक है, आत्म केंद्रित करना है। ठीक है, समझ आ रहा है तुमको। तो डिटैचिंग द माइंड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन इनर सेल्फ, तो यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट में आपको सब कुछ लिख देना है। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारा माइंड है, इन सबको क्या हमें डिस्ट्रैक्शन से डिटैच करना है और फोकस करना है कहाँ पर, इनर सेल्फ पर, खुद पर हमें करना है, फोकस करना है। समझ आ रहा है। उसके बाद है भाई धरना। ठीक है, ध्यान रखना, या धारणा भी कह दो, ठीक है, इसको धारणा। ठीक है भाई, लिखा तो है। ठीक है भाई, तो धारणा यानी कि कंसंट्रेशन, डीप फोकस किसी भी एक सब्जेक्ट पर, किसी भी एक थॉट पर, ये क्या होता है भाई, धरना होता है या धारणा आप कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भाई, डेवलपिंग डीप फोकस ऑन वन सब्जेक्ट और थॉट, यानी कि किसी भी एक विचार पर या कोई भी एक चीज पर हमें क्या करना है, डीप फोकस करना है, ध्यान लगाना है एकदम। समझ आ रहा है, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर। समझ आ गया, तो ये क्या आपका धारणा होता है। उसके बाद आगे मैं बात करूं, उसके बाद आपका ध्यान। ठीक है, तो डीप मेडिटेशन वेयर द माइंड बिकम्स काम एंड स्टिल, ध्यान क्या होता है, जिसको मेडिटेशन भी कह देते हैं भाई, कि डीप मेडिटेशन यानी बहुत गहरे मेडिटेशन में बैठ के जहां पर आपका दिमाग क्या हो गया है, शांत हो गया है वो। ठीक है, रुक गया है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, पहले हम क्या करेंगे भाई, कंसंट्रेशन करेंगे किसी चीज पर, कर लिया, उसके बाद हम कौन सी स्थिति में आते हैं, ध्यान वाली स्थिति में आते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना है कि डीप मेडिटेशन वेयर द माइंड बिकम्स काम एंड स्टिल। उसके बाद है भाई समाधि। ठीक है, समाधि क्या है, बेसिकली अ स्टेट ऑफ कंप्लीट पीस वेयर अ पर्सन मर्ज विद द सुप्रीम गॉड। भाई बिल्कुल देखो, मेडिटेट करा उसने अपने आप को, उसके बाद समाधि वो स्टेट है जिसने वो पूरे तरीके से क्या हो गया है, पीसफुल हो चुका है, उससे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, उसको बाहर क्या चला दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यानी कि समाधि वो स्टेट होती है जहाँ पर एक पर्सन वो कंप्लीटली क्या वो शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर वो उसको गॉड, जो उसका गॉड है, सुप्रीम गॉड है, उसका उससे मिलन हो जाता है। समझ रहे हो, यानी मर्ज हो जाता है, वेयर अ पर्सन मर्ज विद द सुप्रीम गॉड। ठीक है, एंड लॉसेस द सेंस ऑफ सेल्फ, यानी उसको कुछ नहीं पता, खुद का सेल्फ वो खो चुका है, एक उसका एक अलग ही कह सकते हैं ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, जहां पर वो गॉड से मिल चुका है, तो समाधि वाली स्टेट होती है। ठीक है ना, कुछ लोग आपने देखे होंगे ना जो कहते हैं भाई कि हमको तो भगवान ने बुला लिया है। ठीक है, वो वाली बात हो गई समाधि वाली। ठीक है ना, ठीक है, हम तो इस दुनिया में ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, तो ऐसे ऐसी बातें जो आपने सुनी होगी ना कभी किसी के मुंह से, तो जो डेली योग वगैरह कर रहे होते हैं, तो भगवान से ज्यादा लगाव उनका हो रहा था, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, यानी इनको समाधि प्राप्त हो चुकी है एक तरह से, तो जहां पर वो बिल्कुल डायरेक्ट गॉड से मिल चुका है, ये समाधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एनलिस्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, तो इससे पहले आपको ये समझना होगा जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होती क्या है बेसिकली। ठीक है ना, देखो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहने का मतलब है कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे नॉर्मल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, CWSN होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, क्या होता है भाई, CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो इनके लिए एक अलग करिकुलम हमें बनाना होता है। ठीक है, समझ आ गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। बेसिकली हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं कुछ, उन्हीं के लिए हमने एक अलग सा करिकुलम बना दिया जो कि उनके इंटरेस्ट का हो। ठीक है, उनके लिमिटेशन का ध्यान रखता हो और उनके लिए ही बेसिकली बना हो। ठीक है, तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता है। तो बेसिकली जो हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या आपको ये बताना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये हो जाता है, 2 मिनट पहले इरेज कर दूं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, टू प्रोवाइड द फिजिकल एजुकेशन सर्विस। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चा फिजिकल एजुकेशन की सर्विस ले रहा है ना, जो सारी चीजें फिजिकल एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी है, जो भी एक्सपोजर है फिजिकल एजुकेशन का, वो जो एक नॉर्मल बच्चे को मिल रहा है, वो CWSN बच्चे को भी मिल जाए। ठीक है, जो CWSN वाला बच्चा है उसको भी मिले। समझ आ गया, तो इसलिए क्या है ये, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू प्रोवाइड द फिजिकल एजुकेशन सर्विस। उसके बाद टू डेवलप सेल्फ स्टीम। ठीक है भाई, कि जो एक बच्चा है ना जो CWSN है,
इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, इसका जो सेल्फ स्टीम है वो डेवलप करने के लिए। उसके बाद टू डेवलप मोटर स्किल्स। देखो मोटर स्किल्स बेसिकली वो होती है जो बेसिकली अपने मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी हम कर रहे हैं जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, जंपिंग, तो ये सब हमारी मोटर स्किल्स होती हैं। तो CWSN बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप कराना ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद टू इंक्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। CWSN बच्चे क्या होते हैं, CWSN वाले बच्चे होते हैं जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है, होता क्या है ना, ये थोड़ा स्पोर्ट्स से दूर रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं बना, ये तो नॉर्मल बच्चों के लिए बना है। लेकिन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कहता क्या है कि इन्हीं के अनुसार हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है, ताकि जो CWSN वाले बच्चे हैं ये क्या कर सके, ताकि ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। समझ आ गई, यानी कि जो गेम्स है, जो स्पोर्ट्स है, वो इन्हीं के अनुसार हमने बदल दिए इस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में। ताकि क्यों बदले, ताकि इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए, ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, तो इसलिए ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। समझ आ गया। उसके बाद टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, ठीक है भाई, जो CWSN वाले बच्चे हैं इनकी फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, जो फिजिकल फिटनेस है ना उसको डेवलप करना बेसिकली, ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो समझ आ गया भाई इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। आगे मैं चलूँ, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। अब कुछ ना कुछ प्रोफेशंस होते हैं, क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं जो कि CWSN बच्चों के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली उनका रोल बताना है कि उनका रोल क्या है CWSN के लिए। समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला है काउंसलर। काउंसलर का क्या काम होता है, ध्यान रखना। देखो अगर लोगों में आएगा ना तो तुमसे सब पूछ लेगा, अगर सेपरेटली भी पूछ सकता है, जो बताऊंगा तुमसे सेपरेटली भी पूछ सकता है, या आपको सबके बारे में लिखना होगा, ध्यान रखना भाई। समझ आ गया क्वेश्चन। तो पहला जो है काउंसलर आता है, ठीक है भाई, जो कि CWSN वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देता है चिल्ड्रन को। समझ आ गया, और उनके फैमिलीज को। CWSN वाले जो बच्चे हैं उनकी फैमिलीज को मेंटल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, क्योंकि जो बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा होता है, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है बाकियों से, उसको कहीं ना कहीं अलग लग रहा होता है, वो उसका बिहेवियर, वो इमोशनली बेचारा थोड़ा क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रेस होता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे में उसको मेंटल सपोर्ट देना, ठीक है भाई, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, वो काउंसलर का काम होता है। समझ आ गया। और ये हेल्प करता है काउंसलर किसके लिए, बूस्टिंग चिल्ड्रंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूविंग देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना भाई। तो हेल्प करता है ताकि उसका चिल्ड्रन का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाए, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंप्रूव हो जाए। समझ आ गया। आगे हम चले, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिजोल्विंग बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है, जो CWSN वाला बच्चा है उसको जो बिहेवियर प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो बिहेवियर थोड़ा अलग अलग है उसको सोल्व करना है भाई, ठीक है, उसको रिजोल्व करना है। समझ आ गया। तो असिस्ट करता है उनको ताकि उनको जो बिहेवियर प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो सके। समझ आ गया। उसके बाद आपका जो अगला आ जाएगा भाई, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। क्या हो जाएगा भाई, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बेसिकली ये जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती है ना अपनी, क्या होती है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती है, जैसे कि राइटिंग, ईटिंग, वियरिंग क्लोथ्स, मतलब कपड़े पहनना, तो इन सब में मदद करना किसकी, बच्चों की, ठीक है, जो CWSN वाले बच्चे होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। तो ये हेल्प करता है चिल्ड्रन के इंप्रूव करने में जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं। समझ आ गया, जैसे कि मैं आपको बना बता ही दिया है। समझ आ गया। उसके बाद वर्क्स ऑन डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग देयर मोटर स्किल्स, ठीक है ना भाई। और ये भी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है उसका काम होता है, ये वर्क करता है उनकी जो मोटर स्किल्स होते हैं उसको डेवलप करने में। समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है भाई फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट का काम क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या करेगा भाई, इंप्रूव करने पे काम करेगा, क्या, फिजिकल एक्टिव एबिलिटीज, ठीक है भाई। तो फोकस इज ऑन इंप्रूविंग चिल्ड्रंस फिजिकल एबिलिटीज। तो फिजिकल थेरेपिस्ट की जब हम बात करते हैं, जो बच्चा है ना उसकी फिजिकल एबिलिटीज को इंप्रूव करने का काम इसका होता है, करवाता है, ठीक है ना। और यूजेस एक्सरसाइज एंड टेक्निक्स टू स्ट्रेंथन मसल्स एंड इंप्रूव बैलेंस। जो CWSN वाले बच्चे हैं, क्या CWSN वाले बच्चे हैं, तो फिजिकल थेरेपिस्ट का काम क्या है, कुछ एक्सरसाइज कराता है, ये कराना, ठीक है, टेक्निक्स का यूज करता है, ये करना है इसको, ताकि जो उनकी मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाए, मजबूत हो जाए, ठीक है, और उनका जो बैलेंस है वो भी मजबूत हो, बैलेंस अपने आप को कर पाए। समझ रहे हो। तो फिजिकल एक्टिविटीज में तो आएगा भाई मसल का स्ट्रेंथ करना, बैलेंस बनाना, तो ये सब फिजिकल एबिलिटीज में आता है, जो कि काम होता है फिजिकल थेरेपिस्ट का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम इनका ये रोल तो बता रहे, रोल है उनके कि इनके रोल क्या होते हैं। समझ आ रहा है।
उसके बाद हेल्प्स इन वॉकिंग एंड एनहेंसिंग अदर फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्प करता है इनको चलने में, ठीक है। कोई मान लो कि इसको प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, चलने में, तो उनकी मदद करता है, ठीक है, हेल्प्स इन वॉकिंग। और अदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं उसको एनहेंस करने में। तो फिजिकल थेरेपिस्ट, कुछ भी तुमको रटना नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान ना, क्योंकि इंग्लिश तुम खुद ही बना कर लिख सकते हो, मेरी बातों को जो ध्यान से सुनोगे तुम इजीली कर लोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे मैं चलूँ, उसके बाद है स्पीच थेरेपिस्ट। कोई बच्चा जिसको लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट काम करेगा, ठीक है ना भाई। तो हेल्प्स चिल्ड्रन इम्प्रूव्स देयर एबिलिटी टू स्पीक, लिसन एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है भाई। तो स्पीच थेरेपिस्ट नाम से पता चल रहा है इसका काम होता है बच्चों की मदद करता है एबिलिटी टू स्पीक यानी बोलने में, जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है उसकी जो एबिलिटी है उनको इम्प्रूव करना, लिसनिंग में, ठीक है, और किसी दूसरी जो लैंग्वेज है उसको समझने में जो प्रॉब्लम आ रही है इसको इंप्रूव करना है बेसिकली उस बच्चे की जो एबिलिटी है सब चीज़ की, ठीक है। उसके बाद यूजेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रंस स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज, कहने का मतलब है यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्निक्स का और कुछ ऐसे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाती है, यूज करवाती है चिल्ड्रन के लिए, ताकि जो उसकी स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज है वो ठीक हो जाए, ठीक है ना, समझ आ गया। तो यूजेस कम्युनिकेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना, विद स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज। तो इस स्पीच थेरेपिस्ट का हो जाएगा। आगे मैं चलूँ, उसके बाद है भाई स्पेशल एजुकेशन टीचर। आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, बेसिकली जो CWSN के लिए होते हैं, आपको हर स्कूल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है कस्टमाइज करिकुलम बनाना। क्या होना? कस्टमाइज करिकुलम बनाना, जो कि बेसिकली उसकी नीड्स को फुलफिल करता हो, जो बच्चे हैं उसकी लिमिटेशन को ध्यान में रख के बनाया गया हो, ठीक है ना भाई। तो क्रिएट्स अ कस्टमाइज करिकुलम टू मीट द स्पेशल लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है भाई, जो चिल्ड्रन की नीड है ना लर्निंग की उसको फुलफिल करती हो, समझ रहे हो। अब मान लो बच्चे एक बहुत सारे हैं जिनको देखने प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके लिए ऐसा ही करिकुलम डिजाइन करना ताकि उसकी लर्निंग इफेक्ट ना हो और वो लर्न भी कर ले, समझ रहे हो। तो स्पेशल लर्निंग नीड्स फुलफिल हो ऐसा करिकुलम ये डिजाइन करते हैं, जिसको कस्टमाइज करिकुलम कहते हैं बेसिकली। समझ आ गया किसका काम होता है? स्पेशल एजुकेशन टीचर का होता है। उसके बाद फोकसेस ऑन ईच चाइल्ड्स इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स वाइल टीचिंग, ठीक है, जब ये पढ़ा रहे होते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो ध्यान रख रहे होते हैं हर इंडिविजुअल बच्चा उसकी एबिलिटीज की और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो फोकस करते हैं भाई इसके बच्चे की नीड एबिलिटी क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो पढ़ाते हैं तब ये फोकस करके रखते हैं उस चीज़ों पर, ठीक है ना भाई। स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात कर रहा हूँ। और हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, और ये मदद कर रहे होते हैं बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने में, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बनाने में मदद कर रहे होते हैं या मदद करते हैं। समझ आ गया? तो स्पेशल एजुकेशन टीचर आपको ध्यान रखना है। आगे मैं चलूँ, उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि आपके स्कूल में होता है, आपको पता ही है। तो ये बेसिकली काम क्या होता है? हेल्प्स चिल्ड्रन इंप्रूव देयर फिजिकल एबिलिटीज एंड फिटनेस, ठीक है ना भाई। इसका काम होता है फिजिकल एबिलिटीज और फिटनेस को हेल्प बढ़ाने में, इंप्रूव करने में बेसिकली, ठीक है ना, या मदद बच्चों की मदद करता है। और ये इनकरेज करता है भाई टीम वर्क को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, फिजिकल हेल्थ को, ठीक है, थ्रू स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। कौन? फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसके बाद अडेप्ट्स एक्टिविटीज बेस्ड ऑन चिल्ड्रन फिजिकल एबिलिटीज एंड नीड्स, तो ये ऐसे ही एक्टिविटीज अडॉप्ट कर रहा होता है या करता है या करते हैं जो कि उनकी फिजिकल एबिलिटीज है, मतलब जो वो कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज ऐसे ही एक्टिविटीज को वो इंक्लूड करते हैं जब वो करवा रहे होते हैं एक्सरसाइज, और उनके नीड्स के हिसाब से जो उनकी ज़रूरत है और जो उनकी एबिलिटीज़ है उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं के हिसाब से क्या कर रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ये नहीं कुछ भी कराने लग गए, नहीं, बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जो वो करने में समर्थ है, कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग। समझ आ रहा है भाई? तो ये ध्यान रख लेना, तुम्हें फिजिकल एजुकेशन टीचर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है भाई। तुमको यहाँ पर क्या बताना है? वेलनेस का, हेल्थ का और फिजिकल फिटनेस का मीनिंग क्या है, समझ आ रहा है? तो पहले हम बात करेंगे वेलनेस की, कि वेलनेस की बेसिकली मीनिंग क्या होता है। देखो, वेलनेस इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेंटेन अ गुड एंड बैलेंस्ड लाइफ। देखो मैं बता रहा हूँ वेलनेस का मतलब क्या है। एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी होती है बेसिकली जो बैलेंस लाइफ जी रहा होता है, ठीक है, मतलब कि वो इमोशनली भी बैलेंस है, फिजिकली भी फिट है, यानी फिजिकली बैलेंस है वो, और अपने मतलब कहने का मतलब वो हर जो लाइफ के जितने एस्पेक्ट है ना उसने वहाँ पर हर जगह वहाँ पर क्या बैलेंस बना के रख रखा है।
ये नहीं कि मतलब उसने एक ही तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होता। जो वेलनेस एक बंदे के अंदर एबिलिटी होती है, उसका मतलब है कि उसका झुकाव किसी एक की तरफ नहीं है, वो हर एस्पेक्ट को अपना क्या बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अपने काम को भी, अपनी हेल्थ को भी, आ, अपने सोशलाइजिंग जो उसकी स्किल्स होती है उसको भी, यानी सोशल भी होता है वो, ठीक है, हेल्दी भी होता है, यानी फिजिकली फिट भी वो हो रहा होता है। तो कहने का मतलब वेलनेस क्या है, जो वो ऐसे व्यक्ति की एबिलिटी होती है जो अपनी गुड और एक बैलेंस लाइफ को मेंटेन करके रखता है। समझ आ गया। और देखो वेलनेस आएगी कैसे, जब वो हेल्दी होगा, जब वो फिजिकली फिट होगा। समझ रहे हो। तो वेलनेस, हेल्थ और फिजिकल फिटनेस आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है। समझ आ गया। उसके बाद हेल्थ, तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होना, और नॉट जस्ट हैविंग एनी डिसीज और इलनेस, ठीक है भाई। कहने का मतलब है, हेल्थ का मतलब होता है भाई फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना या वेल होना, ठीक है। ये हम कह देते हैं भाई कि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है, नहीं। मान लो कि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली बहुत परेशान रहता है, तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होना, और कोई भी डिसीज ना होना, ठीक है। हम ये कहते हैं कि नॉट जस्ट हैविंग एनी डिसीज, तो वो हेल्दी ना ना, उसके अंदर कि फिजिकली, मेंटली और सोशली तो होना ही चाहिए, और कोई इलनेस भी नहीं होनी चाहिए। चारों चीज जब हम बोलेंगे, जब हम बोलेंगे हाँ वो हेल्दी है। समझ आ गया। तो हेल्थ का मतलब क्या है, आगे चलते हैं। फिजिकली फिटनेस क्या है भाई, कि फिजिकल फिटनेस ये होता है कि बिना थके क्या कर पाना, वर्क कर पाना, और थकने के बावजूद भी क्या है, टायर्ड होने के बाद भी आप काम कर पा रहे हैं उसी स्पीड से, हम कह देंगे आप फिजिकली फिट है, ठीक है भाई। तो फिजिकल फिटनेस ऑफ एन एवरेज पर्सन मीन्स द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क एफिशिएंटली, यानी कि आप जो डेली टास्क है उसको एफिशिएंटली कर पा रहे हैं अच्छे से। तो एक पर्सन की जो एबिलिटी होती है ना, ये वाले, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना। पर्सन शुड बी एबल टू वर्क विदाउट फीलिंग टायर्ड, ठीक है। एक पर्सन है, वो काम करने में सक्षम है, एबल है, बिना टायर्ड फील करे ही, और स्टिल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, उस काम करने के बाद भी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास फॉर एडिशनल टास्क, यानी एक्स्ट्रा टास्क के लिए वो कर सकता है कंप्लीट अपना काम करने के बाद, तो हम बोल देंगे भाई वो फिजिकली फिट है। समझ आ रहा है। तो फिजिकल फिटनेस क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। जो वेलनेस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, ठीक है भाई। वेलनेस मैंने आपको बता दिया है कि अपने जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है वो बैलेंस करके चल रहा है, अपनी अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करके चल पा रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रखा है, उसकी वेलनेस है। और वेलनेस आएगी कैसे, मैंने बता दिया है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें। तो पहला है फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ। वेलनेस की पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इंप्रूविंग हेल्थ, यानी कि एनहेंस फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ ड्यू टू एप्टीट्यूड या ड्यू टू वेलनेस, ड्यू टू वेलनेस, ठीक है। अ पर्सन कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना एक व्यक्ति के अंदर वेलनेस है, वो अपने आप को वेलनेस बना के रखता है, तो उसका मतलब है वो अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को बनाए रखा हुआ है। तभी तो हम कह रहे हैं उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। समझ रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, फॉर इंप्रूविंग हेल्थ वेलनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आ गया। और जो अपना वेलनेस है उसकी वजह से एक पर्सन है कि हेल्दी लाइफ जी सकता है। समझ आ रहा है। आगे मैं चलूँ। टू बिकम अ गुड सिटीजन, ठीक है। मुझे बताओ, जिसके अंदर 70 डिसीज है, ठीक है, जो खुद बेचारा परेशान है, एक अच्छा नागरिक बन पाएगा, कुछ योगदान कर पाएगा अपना सोसाइटी में, नहीं कर पाएगा ना। तो एक वेलनेस होना, ठीक है, एक वेलनेस होने से क्या होगा, एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है, एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा, एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। समझ आ रहा है। तो अ कैपेबल पर्सन बैलेंसेस देयर हैबिट्स एंड एक्शंस। जो एक कैपेबल पर्सन होता है जिसके अंदर सारी क्षमताएं होती हैं, तो वो अपनी हैबिट्स को और अपने जो एक्शंस वो करता है उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है ना। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, ठीक है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में एंड नेशन में क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। जब कर रहा है तो हम बोलेंगे एक अच्छा नागरिक है, अच्छा सिटीजन है। तो टू बिकम अ गुड सिटीजन वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया। आगे चलते हैं। टू लिविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, मैंने बोला वेलनेस मतलब कि बैलेंस बनाकर चलना हर लाइफ के एस्पेक्ट में। अगर उसमें बैलेंस बनाकर चल रहा है तो उसकी स्ट्रेस को होगा, कभी स्ट्रेस उसको नहीं होगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए वेलनेस बहुत जरूरी है। तो एप्टीट्यूड या कह लो आप वेलनेस, ठीक है, वेलनेस हेल्प्स अ पर्सन स्टे फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड फियर एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। प्रॉब्लम से, फियर, स्ट्रेस से उसको दूर रखने में, ठीक है, मदद करती है। और इट सपोर्ट्स लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है ना भाई। और वेलनेस सपोर्ट करते हैं एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में। समझ आ रहा है तुम्हें।
आगे चलते हैं। फॉर इंजॉइंग लाइफ, तो यहाँ पर तुम बता देना भाई, ठीक है। जो कैपेबल पर्सन है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता है, ठीक है। अ कैपेबल पर्सन कैन एंजॉय लाइफ बाय स्टेइंग फिजिकली मेंटली एक्टिव, ठीक है। देखो एक बंदा फिजिकली एक्टिव है लेकिन मेंटली एक्टिव नहीं है, बस उसका शरीर बैठा हुआ है, उसका दिमाग कहीं और है, तो वो फिजिकली एक्टिव मेंटली एक्टिव नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो कुछ बच्चे देखे होंगे यार, वो घूमने चल रहे हैं तो वो सोचते हैं यार मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं है यार, मेरे तो मार्क्स कम आएंगे। वो घूमने भी चले गए लेकिन एग्जाम की टेंशन भी चल रही है, तो मैं उसको वेलनेस नहीं बोलूंगा ना, हम बोलेंगे उसको, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहा अपनी लाइफ। अगर तुम्हें एंजॉय करना है लाइफ को तो तुम्हें वेलनेस तुम्हारे अंदर बहुत जरूरी है। वेलनेस कब आएगी? जब तुमने हर एस्पेक्ट को क्या कर रखा होगा, तुमने बैलेंस बनाकर चल रखा होगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, अब तुमने अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस कर रखा, मतलब तुमने सब कुछ पढ़ रखा और तुम घूमने भी जा रहे हो, तो तुमने हर चीज़ को बैलेंस कर रखा, तुम्हारे अंदर क्या वेलनेस है, समझ आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो एक कैपेबल पर्सन जो है एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ को बाय स्टेइंग फिजिकली और मेंटली एक्टिव, समझ आ रहा है भाई। उसके बाद फॉर अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने हैं ना भाई, तो तुम्हें यहाँ पर भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब सारे एस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ आपकी बैलेंस लाइफ है, आप जो चाहोगे वो आप गोल प्राप्त कर लोगे, गोल आपको हासिल कर लोगे, अचीव कर लोगे। तो गोल को अचीव करने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा जीवन में, कहता है ना कि संतुलन बनाकर चलने का, तो वही वाला सीन हो गया वेलनेस का। तो संतुलन आपके जीवन में है, एक बैलेंस है, तो हम बोल देंगे आप गोल को अचीव कर सकते हो। तो गोल को अचीव करने के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ कैपेबल पर्सन कैन अचीव गोल्स ड्यू टू गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, समझ आ गया। और उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ है अच्छी, तो हम बोल देंगे हाँ वो पर्सन वेल है, समझ आ गया। तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे हम चले भाई, व्हाट आर द की क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच क्वालिटी। तो आपको बताना है कि बेसिकली जो लीडर है ना उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और आपको एक्सप्लेन करना है सबको। लीडर बेसिकली क्या होता है, जो कि एक ग्रुप है ना उसका एक व्यक्ति जो उसको डायरेक्शन दे, ठीक है। तो बेसिक डायरेक्शन दे, कैसे करना है क्या करना है, तो एक लीडर बताता है। तो जो लीडर वो व्यक्ति, अब लीडर कौन होगा, या किसी लीडर को हमें इलेक्ट भी करना है तो कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, तो वही आपको बेसिकली बताना है, समझ आ गया। तो पहला जो होगा ना अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मतलब कि जो लीडर बनना है उसका जो अपीयरेंस है ना वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। पता चल रहा है जब वहां से वो निकले ना, यहाँ से मान लो कि यहाँ से चले, मतलब जहाँ भी वो जा रहा है वहां से चले, तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, उसको देख के लोग थोड़े हक्के बक्के रह जाए, मतलब कि उसका अट्रैक्टिव अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है। लगभग थोड़ा सा इमेज आप देख रहे हो, हल्का थोड़ा ऐसा वैसा तो होना ही चाहिए, मतलब कि अट्रैक्टिव दिखे थोड़ा सा। और अट्रैक्टिव दिखना ही जो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है ना, वो आपका पहला इंप्रेशन होता है आपकी, अब दिख कैसे रहे हो, आपका अपीयरेंस कैसी है, समझ आ रहा है। देखो पर्सनैलिटी में दिखना मैटर नहीं करता, पर्सनैलिटी में ओवरऑल चीज़ आती है, आप सोचते कैसे हो, आप रहते कैसे हो, ठीक है, आप बात कैसे करते हो, आप दिखते कैसे हो, पर्सनैलिटी में सब बातें आ जाती हैं, समझ आ रहा है। तो लीडरशिप में एक पर्सन का अट्रैक्टिव अपीयरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन को भैया करता है, पर्सनैलिटी को दिखाता है, समझ आ गया। इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ देयर पर्सनैलिटी। आगे मैं चल लूँ, उसके बाद है इंटेलिजेंट, जो लीडर चुनोगे ना वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए ना ग्रुप में जिसका वो लीडर है या जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसको वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। तो अ लीडर मस्ट बी इंटेलिजेंट टू सो दैट दे कैन फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन वो फाइंड कर सके। उसके बाद इन फिजिकल एजुकेशन एन इंटेलिजेंट लीडर इज नेसेसरी फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन, भाई किस डायरेक्शन में चलना है, गाइडेंस दे सके, तो उसके लिए इंटेलिजेंट होना एक व्यक्ति का, एक पर्सन का बहुत जरूरी है, सर एक लीडर का, तभी तो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। तो की क्वालिटीज तो बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो लिखना है। आगे चले, उसके बाद क्रिएटिव, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, ये नहीं कि उबाऊ हो, थोड़ा सा पुराने ही ख्यालों में चलता हो, पुराने ही जो अप्रोच है उससे काम करता हो, नहीं, क्रिएटिव होना चाहिए, नए नए तरीके से उसको काम करना आना चाहिए, ठीक है। अपनी जो टीम है, जो उसका ग्रुप है, उसको बताना है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, मतलब थोड़ा क्रिएटिव तरीका ढूंढना है। तो जो वो होना चाहिए ना आपका लीडर, वो क्रिएटिव होना चाहिए। तो जिस बंदे को भी चुनोगे ना थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। वो क्रिएटिव कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा यार वो क्रिएटिव नहीं है, वो उसकी सोच से पता चल जाएगा। जिसको भी लीडर आप चुनोगे वो क्रिएटिव कैसे होगा, उसकी बातों से पता चल जाएगा, समझ आ गया। तो अ लीडर शुड बी अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ताकि नए नए चेंजेस को वो अप्लाई कर सके अपने ऊपर और अपनी टीम को भी दिखा सके, ठीक है। जब वो खुद ही इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो अपनी टीम तक कहाँ पहुँचाएगा वो नए नए इनोवेशन,
कैसे वो टेक्नोलॉजी से, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, तभी तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी यूज़ कर पाएगा। तो लीडर का क्रिएटिव होना बहुत जरूरी होता है। तो सच अ लीडर कैन इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज इफेक्टिवली, ठीक है ना। ऐसा लीडर जो क्रिएटिव है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज है, उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो क्रिएटिव होना एक लीडर का बहुत जरूरी हो जाता है। आगे चले, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। एक लीडर के अंदर फ्रेंडलीनेस और इफेक्टिवनेस बहुत, अफेक्शन बहुत होना चाहिए, ठीक है। यानी मतलब कि जो अपनी टीम है ना, उनके संग वो थोड़ा मित्रतापूर्ण रहता हो, यानी कि थोड़ा फ्रेंडलीनेस रहता हो, एक लीडर की तरह ना रहता हो, और एक अफेक्शन हो, ठीक है, थोड़ा स्नेह प्यार करता हो, ठीक है ना। तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि कोई एक टीम है, स्पोर्ट्स टीम है, कोई गेम खेलती है, वहाँ पर मान लो वो गेम हार गए, तो वहाँ पर उनको डांटने के बजाय ये बताना कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वी विल वी हम अच्छा करेंगे, ठीक है ना, वी आर डूइंग गुड नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, अच्छा कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम हम। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये होना चाहिए लीडर के अंदर। तो ये समझ आ गया तुम्हें? तो फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, और दीज क्वालिटीज हेल्प्स ड्यूरिंग एक्टिविटीज एंड कंपटीशन, ठीक है ना भाई। जो क्वालिटीज होती है ना, ये हेल्प करती है कब, कोई एक्टिविटीज कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे, ये जो है क्वालिटीज हमें मदद कर रही होती हैं। तो ध्यान रखना है, एक लीडर के अंदर मस्ट बी अ क्वालिटी ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। समझ आ रहा है? आगे मैं चलूँ, गुड हेल्थ। भाई हेल्थ पे सारी दुनिया टिकी है। जो लीडर तुम चुन रहे हो उसकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो तुम्हें क्या संभालेगा, खुद ही नहीं संभाल पाएगा वो। तो एक लीडर के लिए गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे जितनी क्वालिटी मैंने बताई है ना, तो हेल्थ टॉप पे आएगी, ठीक है। रखा रखा मैंने लास्ट में, लेकिन टॉप पे आपकी हेल्थ आएगी। अच्छी हेल्थ होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। हेल्थी लीडर कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, ठीक है। जब लीडर अच्छे से काम करेगा बिना थके, तभी तो टीम अच्छे से काम करेगी, जो उसका पूरा ग्रुप है। समझ रहे हो ना? तो एक हेल्दी लीडर कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, मतलब बिना थके काम कर सकता है एक हेल्दी लीडर जो होगा। तो हेल्थ होना बहुत जरूरी है। और गुड हेल्थ हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क्स एफिशिएंटली, ठीक है भाई। जो गुड हेल्थ होती है ना, वो क्या करती है भाई, जितने फिजिकल टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने में काफ़ी मददगार होती है, हेल्प करती है। तो गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। समझ आ गया? उसके बाद अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बॉडी, या इसको हम कहते हैं सोमैटोटाइप्स भी कह देते हैं। तो एग्जाम में अगर सोमैटोटाइप्स आ जाए ना, तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अगला क्या है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बॉडी, जिसमें हमारा एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रिफर टू द शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं ना भाई बॉडी के टाइप्स को, तो बेसिकली उसकी शेप को देख के कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। समझ आ गया? और अकॉर्डिंग टू द फेमस साइंटिस्ट विलियम हर्बर्ट शेल्डन, ये नाम आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इसके हिसाब से जो इंडिविजुअल है ना कोई भी, उनको कैटेगराइज करा जा सकता है इन 3 टाइप्स में, जो कि बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, ठीक है। पहला क्या हमारा एंडोमॉर्फ, उसके बाद आपका क्या है मेसोमॉर्फ, उसके बाद क्या आपका एक्टोमॉर्फ। तो विलियम शेल्डन के अकॉर्डिंग ये 3, एक इंडिविजुअल को तीन कैटेगराइज कर सकता है, 3 कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो पहले हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ की। देखो एंडोमॉर्फ मतलब होता है आपके गले के अंकल जी, ठीक है भाई, जिनकी तोंद ऐसे बाहर निकल रही होती है। तो एंडोमॉर्फ समझ आ गया। तो बेसिकली ये ऐसे काम कर पाते हैं जिसमें थोड़ा वजन वगैरह उठाना हो, ठीक है ना। आप देख सकते हो, ठीक है, जिनके तोंद वगैरह बाहर निकल, थोड़े गोल होते हैं, गोल मटोल होते हैं बेसिकली, ठीक है, थोड़े राउंडेड होते हैं, ठीक है, बल्कि जिसका फिजिक होता है, तो उसको एंडोमॉर्फ कहते हैं। समझ आ गया? तो पीपल विद दिस बॉडी टाइप हैव अ राउंड एंड बल्कि फिजिक्स, ठीक है, थोड़ा भारीपन होता है शरीर में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फ। और ड्यू टू देयर लार्ज एंड हैवी बॉडी, तो उनकी बॉडी हैवी होती है, लार्ज होती है, दे मे नॉट परफॉर्म वेल इन सर्टेन स्पोर्ट्स, मतलब कि जिसमें थोड़ी फुर्ती चाहिए होती है, ठीक है, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग रही होती है, तो ऐसे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ध्यान रखना। तो इनके लिए बेस्ट खेल कौन सा हो सकता है, तो पावर लिफ्टिंग, ठीक है, बेस्ट स्पोर्ट या सुटेबल स्पोर्ट फॉर देम एंडोमॉर्फ। तो यहाँ पर इनके लिए आ जाएगा पावर लिफ्टिंग सबसे अच्छा, ठीक है, पावर लिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भाई मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ समझ लो भाई, जो थोड़े हट्टे कट्टे 6 पैक वाले, वो आपके मेसोमॉर्फ हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो मेसोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स हैव अ वेल प्रपोर्शनड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडी, जिनकी मसल्स निकल रही होती है, बॉडी बन रखी होती है, जिनकी मस्कुलर बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और वेल प्रपोर्शन में होती है, मतलब उनका शरीर पूरा वेल प्रपोर्शनड है, अच्छे से बिल्कुल फिट है।
तो हम उसको बोलेंगे भाई मेसोमॉर्फिक। ठीक है, देखो इमेज में कुछ इस टाइप का पर्सन, ठीक है भाई, तो उसको हम बोलते हैं मेसोमॉर्फिक। और दे हैव ब्रॉड शोल्डर्स, मतलब इनके जो कंधे होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। और दे कैन परफॉर्म वेल इन एनी स्पोर्ट्स, ठीक है, इनको किसी भी स्पोर्ट्स में आप भेज दोगे ना, ये सब में अच्छा करते हैं। चाहे पावर लिफ्टिंग की आ जाए, जिसमें रनिंग करनी हो, जिसमें फुर्ती ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए हो, तो उसमें भी अच्छा करते हैं। तो ये क्या भाई, सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी स्पोर्ट होते हैं, उसमें अच्छा ही परफॉर्म ये कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन परफॉर्म वेल इन एनी स्पोर्ट्स। मेसोमॉर्फ समझ आ गया। अगला अपना है एक्टोमॉर्फ। ठीक है, एक्टोमॉर्फ बेसिकली क्या है कि आप देखो, एक्टोमॉर्फ जो बहुत पतले होते हैं, ठीक है, थोड़े जो लंबे से होते हैं, बहुत पतले हो रहे होते हैं, जिसको हम सुक्कड़ कहते हैं ना, आ, तुम स्कूल वगैरह में कहते हो गए कुपोषित आ गया, वही समझ लो तुम। ठीक है भाई, एक्टोमॉर्फ का। तो एक्टोमॉर्फ क्या है, बेसिकली दुबला पतला आदमी जो ऐसे गेम्स में अच्छा कर पाता है, जो जो भाई जिसमें फुर्ती चाहिए हो, मतलब जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए हो, और जिसमें रनिंग वगैरह करनी हो, ठीक है ना, तो ऐसे गेम्स में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं ये। समझ आ गया। तो एक्टोमॉर्फ की मैं बात करूं तो इंडिविजुअल विद अ स्लिम एंड टॉल बॉडी, पतला होना आपका, ठीक है, पतला होना आपका, और आपका भाई क्या होना, इंडिविजुअल थोड़े पतले हैं, ठीक है, स्लिम है, और उनकी बॉडी कैसी है, बहुत लंबी है। तो ये इनको हम बोलते हैं भाई एक्टोमॉर्फ। समझ आ गया भाई। और दे हैव थिन मसल्स एंड अ लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, उनकी मसल्स कैसी होती है, बहुत पतली होती है, थिन हो रही होती है, ठीक है भाई। और इनकी आर्म्स काफ़ी लॉन्ग होती है, और इनके जो टांगे होती है, जो लेग्स होती है, वो भी काफ़ी लंबी होती है। समझ आ रहा, तो मैं तीनों को जो कैटेगराइज करा, तीनों को जरा मुझे बताया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और देयर चेस्ट इज फ्लैट, उनके जो चेस्ट होते हैं पूरे फ्लैट हो रहे होते हैं, ठीक है भाई। एंड देयर बॉडी इज लाइट वेट, जो वो लाइट बॉडी होती है काफ़ी लाइट वेट होते हैं, मतलब काफ़ी हल्के होते हैं वो। समझ आ गया। तो एक्टोमॉर्फ आपको ध्यान रख लेना है। सुटेबल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा इनके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो जाएगा भाई, जिम्नास्टिक हो जाएगा, और एंड्योरेंस रिलेटेड स्पोर्ट्स हो जाएंगे, जिसमें रनिंग वगैरह होगी, जिसमें बहुत लंबे टाइम तक बिना थके काम करना हो, तो इनके लिए वो हो जाएगा। समझ आ गया भाई। अब कहीं नहीं जाएगा, टाइट पकड़ लिया। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि व्हाट राइट द फोर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, आपको पता होगा भाई, टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन बेसिकली होता क्या है। टेस्ट मतलब अगर हमें हमें प्रोग्रेस चेक वगैरह करनी है, ठीक है ना, तो हम टेस्ट कराएंगे। मतलब तीनों चीज़ से गुजरना पड़ेगा, हमें किसी का सिलेक्शन करना है, किसी की प्रोग्रेस चेक करनी है, तो इसके लिए हमें टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना, आपको ये बताना है। तो देखो, पहला, टू नो एबिलिटीज एंड स्किल्स, हमें किसी की स्किल्स और एबिलिटीज कैसे पता चलेगी, टेस्ट से पता चलेगी, मेजरमेंट से पता चलेगी, और क्या, इवैल्यूएशन से पता चलेगी। तो जैसे कि मान लो एग्जाम हो रहा है, ठीक है, एग्जाम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, 50 बच्चे बैठ रहे हैं, अच्छा कौन है सबसे, पता कैसे चलेगा भाई, टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है, फिर वैल्यूएशन होगा, उससे पता चलेगा ना। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हमें 4 बताने हैं ना। तो क्या हो जाएगा भाई, पहला किसी की एबिलिटीज जाननी हो, स्किल्स जाननी हो, इनका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, इसलिए टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन कराया जाता है। उसके बाद टू आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स नीड्स, ठीक है भाई, उसकी ज़रूरत क्या है। मान लो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है कि मान लो एक टेस्ट में हमने 30 बच्चे हैं, और उनका टेस्ट ले लिया, फिर एवेल्यूएशन हो गया। उसके बाद हमें पता चल रहा है कि भाई 5 बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, यानी कि इनकी नीड्स बहुत ज़्यादा है अभी पढ़ने की। तो हमें क्या पता चल गया, नीड पता चल गई, उसकी ज़रूरत क्या है। तो आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट्स नीड्स, तो इसके लिए भी भाई तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। टू मोटिवेट, मोटिवेट करना भी मकसद होता है, ठीक है भाई, एवेल्यूएशन का, मेजरमेंट का, टेस्टिंग का। कैसे भाई, अब देखो 5 मार्क्स, मान लो कि 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आए, है ना, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे ना, भाई तुम अच्छा कर सकते हो, इतना पढ़ो तुम और अच्छा कर सकते हो। या मान लो किसी का 1-2 नंबर कम आए, पूरे फुल आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा और तुम ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम पूरे 100/100 ले सकते हो। तो ऐसे ही तो हम मोटिवेट कर पाएंगे उसको, ऐसे ही एक्टिविटीज़ में है, ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स में ही है। और उसके बाद टू क्लासीफाई प्लेयर्स, मान लो वही बात आ गई, हमें एक क्लास में 20 बच्चे हैं, हमें किसी स्पोर्ट्स के लिए 10 बच्चे चुनने हैं, तो हम टेस्ट तो करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। समझ आ गया भाई। अब मान लो कि हमें क्या करना है, किसी गेम में ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो, 165 सेंटीमीटर, ऐसे हमें बच्चे चाहिए, ऐसे प्लेयर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, मेजरमेंट ही तो करेंगे, उनकी हाइट मेजर करेंगे, किन 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 की हाइट 165 सेंटीमीटर है और किस ज़्यादा है। जिनकी कम होगा उसको लेंगे ही नहीं, जिनकी ज़्यादा उनको चुन लेंगे।
तो प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करना प्लेयर को, इसके लिए टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन तीनों ही जरूरी है। समझ आ गया भाई? तो ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, तो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका जो इम्पोर्टेंस क्या होती है एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की, किसमें? आपकी एक्सरसाइज में और स्पोर्ट्स में। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, तो पहले आपको इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बेसिकली क्या होता है। देखो एनाटॉमी क्या होता है बेसिकली, आपके जो हार्ट हो गया, आपके जितने भी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी स्टेट क्या है। बेसिकली आपके बॉडी में वो कहाँ प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए ना। बेसिकली उनकी स्टेट क्या है आपको पता होना चाहिए। अब उनके फंक्शंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो फिजियोलॉजी हो जाता है। ठीक है ना भाई? एनाटॉमी उनकी स्टेट क्या है, वो वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन क्या है उनकी, फिजियोलॉजी हो जाती है। तो उनकी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में क्या इनकी इंपॉर्टेंस आपको ये बतानी है, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। सीधी सी बात है, अगर आपको अपने बॉडी के बारे में पता है, देखो अगर आपको पता है कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, आपको पता है कि कौन क्या फंक्शन करता है, अगर मैं कर दूंगा तो मेरा फंक्शन ही बेकार हो जाएगा इस ऑर्गन का, तो तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी बॉडी के बारे में, तो तुम अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाओगे नहीं रख पाओगे? बताओ, खुद बताओ, तुम ही रख पाओगे ना। तो हेल्प इन मेंटेनिंग क्या, हेल्दी बॉडी। तो इफ एन इंडिविजुअल हैव नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, देन ही शी, अब तुम बताना ही हो या शी हो, ठीक है भाई, कि जो ध्यान रखता है भाई कि हमें बॉडी हेल्दी रखनी है, अगर हम ये करेंगे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। समझ गया? समझ गया ना? तो देन ही और शी कैन मेंटेन हिज और हर हेल्थ। ठीक है, अपनी हेल्थ को, अब मान लो कि तुम अपने बॉडी के बारे में जानते हो ना अच्छे से, तुम्हें क्या, तुम कमजोर हो या तुम कोई ये करोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, तो इसके तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। बॉडी के बारे में पता कैसे, अगर पता है तुमको, इसका मतलब एनाटॉमी और आपको फिजियोलॉजी का ज्ञान है, नॉलेज है। समझ आ गया? तो अगर ज्ञान है तो आप अपनी बॉडी को हेल्थी रख पाते हो। तो अपनी बॉडी को मेंटेन करना, हेल्दी बॉडी को मेंटेन करके रखना, इसमें मदद करता है हमारा ये दोनों। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। आगे मैं चलूँ, हेल्प इन डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है भाई, मान लो कि भाई किसी एक जो ट्रेनर है उसको मदद कैसे मिलेगी, क्योंकि एक जो ट्रेनर है वो जान पाएगा जो दूसरा प्लेयर है, जो जिसको भी ट्रेनिंग में शामिल होना है ना, उसकी नीड्स क्या है, बेसिकली उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस ट्रेनर को पता होगा ना कि उसको इस पर्टिकुलर गेम के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो कि रनिंग के लिए उसके लेग्स मसल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, आपको पता है लेग मसल उसके अच्छे होने चाहिए, तो लेग मसल्स के बारे में उसको नॉलेज है, तो उसका मतलब उसको एनाटॉमी के बारे में पता है, और पता है तभी तो वो क्या कर पाएगा, उसी लेग मसल्स इंप्रूव हो उसके, उससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा। तो वही है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में, डिजाइन करने में भाई मदद करता है हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है ना? तो इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लेज कैन इंपॉर्टेंट रोल। भाई ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना आपको अच्छा करने के लिए, तो ट्रेनिंग क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप, ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना भाई। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल एबल टू डेवलप विदाउट नोइंग द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो एनाटॉमी, और फंक्शनल के बारे में बात करेंगे तो हमारा फिजियोलॉजी। तो दोनों ही जरूरी है ना भाई। तो जब पता चलेगा कि इंडिविजुअल के बारे में कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या कर पाएंगे, ट्रेनिंग डिजाइन कर पाएंगे, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? उसके बाद आपका एनहेंस परफॉर्मेंस। ठीक है, या एनहेंसिंग परफॉर्मेंस, वही बात आ गया ना भाई। देखो किसी की परफॉर्मेंस हमें क्या करनी है, एनहेंस करनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, हमें उसके शरीर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अपने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, वो वर्क कैसे करते हैं, वर्क कैसे, अगर उनके फंक्शन को और इम्प्रूव करना तो हमें क्या करना होगा, तो ये हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पता चलता है। जब इनके बारे में पता होगा ना तो अपनी परफॉर्मेंस का बेटर कर पाओगे। ठीक है ना भाई? तो नॉलेज ऑफ द बॉडी मसल्स बोन्स एंड एनर्जी सिस्टम हेल्प्स एथलीट्स इंप्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। देखो मान लो कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, मान लो ना, तो उसमें क्या है ना, आपको पता है कि मेरे इस मसल्स का या मेरे लेग मसल्स, मेरे ये हाथों की जो मसल्स है, इनका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आप क्या कर पाओगे, तो अपने मसल्स को ही तो इम्प्रूव करने पे काम करोगे ना, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। और आप मसल्स के बारे में आपको पता है, इसका मतलब आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पता है। तो परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए भी आपका
जो है काम आता है, ठीक है भाई। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखनी है। आगे चले, उसके बाद है इंजरी प्रिवेंशन। अब आपको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को इंजरी हो सकती है। मतलब मान लो कि मेरा मान लो मैं यहाँ से हाथ मेरा मुड़ गया पूरा, तो मुझे पता है यहाँ से मेरे को इंजरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ मूवमेंट कर सकता हूँ, इसे नहीं कर सकता है। अगर मैं ज़्यादा पीछे करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। तो एनाटॉमी और जो फिजियोलॉजी होता है ना, जिससे हमें अपने बॉडी के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में पता होता है, तो हम अपनी जो इंजरी हमें ना हो, कोई चोट ना लग जाए, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं पहले ही। समझ आ रहा है तुम्हें? तो ऐसे ही गेम में हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये हमें कैसे पता चलता है, एनाटॉमी से पता चलता है, फिजियोलॉजी से पता चलता है, ताकि हम वो चीज़ ना करें जिससे हमें इंजरी हो जाए। क्योंकि हमें पता रहता है ना कि अगर हम ऐसी एक्टिविटी कर देंगे तो हमें इंजरी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा पैर अगर मान लो यू की जगह यूं मुड़ गया तो हमें हमारे मोच आ जाएगी। तो वही चीज़ है। समझ आ रहा है तुम्हें? इंजरी प्रिवेंशन। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से इंजरी भी बचती है, इंजरी नहीं होती है हमें। तो नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाई वीक एरियाज, क्योंकि हमें पता रहता है ना कि हमारे शरीर का वीक एरियाज क्या है। यहाँ पर हल्का सा इफेक्ट पड़ा तो भाई दर्द वाली बात हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो वही है। तो फिजियोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाई वीक एरियाज, अडॉप्ट प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निक्स एंड प्रिवेंट इंजरीज सच एज मसल स्ट्रेन, स्प्रेन्स एंड जॉइंट टिश्यूज। कोई खिंचाव आपकी बॉडी में आ गया, ठीक है, आपका कोई जॉइंट हट गया, हिल गया, तो ऐसे इशूज से आप बच जाओ, ठीक है ना। ये पहले प्रिवेंट कर देता है अगर आपको नॉलेज है फिजियोलॉजी के बारे में और एनाटॉमी के बारे में। समझ आ गया भाई? आगे चलते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। आपको जो कंकाल है ना, इसके मेन फंक्शंस क्या है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा है कि भाई फंक्शन बता दो स्केलेटल सिस्टम के, आपके स्केलेटल सिस्टम में जो कंकाल है आपका उसका, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मेरी बॉडी की शेप आपको दिख रही है ना, वो किसकी वजह से है, इसी स्केलेटल सिस्टम की वजह से है, ठीक है। मैं मूव कर पा रहा हूँ ना, ये किस वजह से, ये स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो सारा स्केलेटल सिस्टम की देन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है बेसिकली, कि आपको फंक्शन बताने है ना। तो पहला बताओगे, प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द टू द बॉडी। कहने का मतलब है बॉडी को स्ट्रक्चर देना है, तो उसके लिए मतलब बॉडी को स्ट्रक्चर देना इसका पहला फंक्शन हो जाएगा। इट गिव्स द बॉडी अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। हर एक बॉडी का शेप एक जैसा मतलब कि अलग अलग होता है ना, किसी किसी का शेप। तो एक उस हमें पता है कि उसका शेप ऐसा है, क्यों है भाई, उसके स्केलेटल सिस्टम की वजह से, उसका कंकाल ऐसा ही है। तो वही बोला है कि भाई इसका पहला फंक्शन क्या है, एक बॉडी को स्ट्रक्चर देना, ठीक है, बॉडी को। उसके बाद सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, भाई जो आपका कंकाल, आपका जो स्केलेटल सिस्टम आपको सपोर्ट दे रहा है, आपकी मान लो हड्डियाँ ही ना हो आपके शरीर में, तो क्या होगा, आप स्टेबल खड़े ही नहीं रह पाओगे, आपकी मसल्स तो भाग जाएगी उधर, है ना। अब खड़े ही नहीं रह पाओगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके अंदर, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपकी मसल्स को। तो मसल्स आपस में क्या होती है भाई, जॉइंट रहती है, किससे, मसल्स से, हड्डियों से, स्केलेटल सिस्टम से, तभी तो हमको स्टेबिलिटी मिलती है, सपोर्ट मिलता है। समझ आ रहा है ना? तो इसका फंक्शन दूसरा ही हो जाएगा, सपोर्ट और स्टेबिलिटी देता है, यानी कि इट सपोर्ट्स द मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। समझ आ रहा है? उसके बाद प्रोटेक्शन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो बहुत नाजुक हैं, सेंसिटिव हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम ही तो करता है। हमारी जो खोपड़ी है अंदर से, वो बहुत नाजुक है, सेंसिटिव है, तो पूरा हमारा जो खोपड़ी है ऊपर का, ये क्या करता है भाई, इसको प्रोटेक्ट करता है हमारे माइंड को। समझ आ गया? तो इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड अदर डेलीगेट पार्ट्स, यानी कि जो भी नाजुक पार्ट है उनकी क्या, उनको प्रोटेक्शन देता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। हाँ, यही हमारा हड्डी वाला वड्डी वाला चीज, ठीक है ना, हमारा स्केलेटल सिस्टम। आगे चलें, उसके बाद हेल्प इन मूवमेंट, मैंने बता दिया भाई मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम ही हमें मदद कर रहा है। देखो कैसे, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ ले जा पा रहा हूँ, यहाँ ले जा पा रहा हूँ, तो मेरी हड्डी भी तो इस मसल्स के साथ है, तो मूवमेंट में कर पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या, हमारा स्केलेटल सिस्टम हमें मददगार होता है, हेल्प करता है, ठीक है ना भाई। तो मसल्स आर अटैच टू बोन्स, मैंने बताया ना, हमारी मसल्स अटैच है बोन से। तो इनेबलिंग द बॉडी टू मूव एंड वॉक, ये इनेबल करता है बॉडी को भाई मूव करने के लिए, ठीक है, चलने के लिए। समझ आ गया? क्योंकि मसल्स अटैच रहती है हमारी बोन से, और बोन से मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है, तो इसलिए मूवमेंट में हेल्प हो जाती है, तो उसका फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद ब्लड फॉर्मेशन में, हाँ ठीक है भाई, जो हमारी बोन मैरो होती है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स।
हाँ स्केलेटल सिस्टम बहुत काम का है हमारा, ठीक है। ब्लड का फॉर्मेशन करना हो तो भी इसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट करता है, तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो हमारे बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मिनरल स्टोरेज, हमारी जो बोन्स होती हैं ना उसमें मिनरल स्टोर होते हैं, जैसे कि कैसे, हमारा कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये समझ आ गया ना। तो मिनरल का स्टोरेज करना भी फंक्शन है किसका, स्केलेटल सिस्टम का। तो इट स्टोर्स एसेंशियल मिनरल्स, बहुत जरूरी मिनरल्स जैसे कि भाई कैल्शियम फॉस्फोरस हो गया, विच आर नेसेसरी फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए जरूरी है, तो इनकी जरूरत होती है, जो कि स्टोर करके रखता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। समझ आ गया भाई। तुमने देखा होगा ना भाई, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो यही बात है। तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम है जो एसेंशियल मिनरल उसको स्टोरेज करने में मदद करता है, तो इसके फंक्शंस हो जाएंगे। समझ आ गया। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ किनेसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, ठीक है भाई। किनेसोलॉजी, काइनेसोलॉजी और बायोमैकेनिक्स, समझ आ गया भाई। देखो काइनेसोलॉजी क्या है ना, बेसिकली जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, बॉडी सॉरी मूवमेंट, ठीक है ना, जो बॉडी मूवमेंट्स है अपनी, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, जब उसके बारे में स्टडी करने तो काइनेसोलॉजी कहते हैं। और बायोमैकेनिक्स क्या होता है, जो हमारे देखो बायोमैकेनिक्स दो वर्ड से बन रहे हैं, बायो मैकेनिक्स, ठीक है, बायोमैकेनिक्स है। तो बायो यानी हमारे जीवन पे जो मैकेनिज्म है, मतलब कि जो हमारे फोर्स, फ्रिक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन, जितने भी मैकेनिक्स के कंसेप्ट है ना, ये हमारे जीवन पर अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो बायोमैकेनिक्स हो जाता है कि किस प्रकार से जो जितने भी फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट एक जीवन पर लग रहे होते हैं, एक बॉडी पर लग रहे होते हैं, उनका जब स्टडी हम करते हैं बायोमैकेनिक्स होता है। और मूवमेंट की जब हम बात करते हैं बॉडी की तो उसको काइनेसोलॉजी कहते हैं। समझ आ गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हमें जानना क्यों है, अगर हम काइनेसोलॉजी बायोमैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या, क्यों पढ़े हम इसको, ठीक है ना। तभी इंपॉर्टेंस पता होगी तभी तो पढ़ेंगे, ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना। आगे चलते हैं। तो पहले हम बात देखो अलग अलग बात करेंगे दोनों की, ठीक है, दो दो तीन तीन पॉइंट समझ लेंगे, लेकिन एग्जाम में आते एक सेपरेटली भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। टोटल 5-6 पॉइंट हम पढ़ लेंगे दोनों के मिला के। तो पहले हम बात करते हैं काइनेसोलॉजी की। तो देखिए, एनहेंसिंग एथलीट्स फिजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो साइंस स्टडीज द मूवमेंट ऑफ मसल्स, मैंने बोला ना मूवमेंट की जब बात आएगी तो वहां पर काइनेसोलॉजी की बात आएगी। तो हमें एथलीट की फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, तो हमें मदद कौन कर रहा है, हमें काइनेसोलॉजी मदद कर रहा है। अब तुम बोलोगे यार एनाटॉमी भी तो यही काम करती है, लगभग सिमिलर है, ठीक है, ध्यान रखना बस थोड़ा सा। तो मतलब के पॉइंट तुम वहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, इंजरी प्रिवेंशन ये सब, क्योंकि इनके काम सेम ही होते हैं। अगर हम तो हमें नॉलेज है बायोमैकेनिक्स की, हमें काइनेसोलॉजी की, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, तो हमारे सब यही काम आएगा, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। तो जो हमारा काइनेसोलॉजी साइंस है ना, बेसिकली जो ये हमें स्टडी करती है मूवमेंट ऑफ मसल्स की, ठीक है, एंड बोन्स की, तो ये हेल्प करती है एथलीट को इम्प्रूव करने में उसकी परफॉर्मेंस। जब उसको अपने मसल्स के मूवमेंट के बारे में पता होगा, बोन्स के बारे में पता होगा, ठीक है, बोन्स की मूवमेंट्स के बारे में पता होगा, कौन सी बोन्स मूवमेंट कहाँ कर सकती है, उसका कौन सा जॉइंट कैसा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसी बोन्स को, उसी जॉइंट को, उसी मसल्स को वो और निखारेगा ना, तभी तो उसकी क्या होगी, फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद इंजरी प्रिवेंशन, उसको पता है भाई कि हमारे जो मेरे बोन्स है, जॉइंट्स है, ठीक है, वो ये इतने डेलिकेट है, मतलब इतने नाजुक हैं, इसको ऐसे करेंगे तो चोट पहुंच जाएगी, तो हमें सब पता है ये, है ना। तो इसके लिए इंजरी प्रिवेंशन हो जाती है अगर हमें पता है तो, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर टेक्निक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, जब हमें बॉडी मूवमेंट्स के बारे में ज्ञान है, पता है, हमें प्रॉपर टेक्निक्स पता है अपने बॉडी के बारे में, उस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड कि उसमें कौन सी मूवमेंट होगी, और हमें बॉडी मूवमेंट के बारे में पता है, तो ये हेल्प करती है एथलीट को इंजरीज से बचने में, अवॉइड इंजरीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। समझ आ रहा है। जब मैंने बॉडी देखो, मुझे पता है ना मेरा हाथ जो है इतना ही राउंड शेप में ऐसे घूम सकता है, इधर पीछे ज़्यादा घुमाऊंगा तो टूट जाएगा भाई, ठीक है ना। तो मुझे मेरी बॉडी मूवमेंट के बारे में पता है, तो मुझे इंजरी नहीं होगी, ऐसे स्पोर्ट्स की बात है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ आ गया। और आगे मैं चलूँ, करेक्ट पोस्चर एंड बोन्स, तो जो काइनेसोलॉजी है ना, ये मदद करती है कि अपना जो करेक्ट पोस्चर है और बॉडी बैलेंस उसका बना रहे, ठीक है ना। हमें पता है हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसी है, तो ये हमें मदद करता है हमारा पोस्चर मेंटेन करने में, ठीक है ना, और अपने बॉडी को बैलेंस बनाने में। समझ आ गया भाई। उसके बाद करें भाई बायोमैकेनिक्स की बात कर लेते हैं भाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए
तो पहला इंक्रीज इन परफॉर्मेंस एबिलिटी, जो हमारा क्या है बायोमैकेनिक्स है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस है ना उसको बढ़ाना। क्या? उसको बढ़ाना। क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे जो बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट है ना बेसिकली वो ऐसे काम करते हैं, इसी स्पोर्ट्स में ऐसे होता है। देखो जैसे कि मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो एक क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल भी खेल रहा है, तो उसको जमीन से उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो उस ऐसे में उसको फ्रिक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट, जो बायोमैकेनिक्स का कंसेप्ट है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन के बारे में अगर उसको पता है कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है, तो वो जूतों में स्पाइक्स लगा लेगा, जो कि उसकी जमीन से पकड़ बनाने में मदद करेगा, वो इजीली मूवमेंट कर पाएगा अपनी जमीन पर, ठीक है, क्योंकि उसका फ्रिक्शन सही रहेगा। तो वहां से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो हमें क्या है, जब हमें बायोमैकेनिक्स के बारे में पता है तो हमारी जो परफॉर्मेंस एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बाय स्टडिंग फोर्स, स्पीड एंड डायरेक्शन, सब बायोमैकेनिक्स में आता है भाई। अगर हमें पता है फोर्स के बारे में, स्पीड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अपने स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, एबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट डेवलप करने हैं ना, तो उसके लिए बायोमैकेनिक्स के कंसेप्ट, बायोमैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स इज यूज टू मेक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे कि भाई बैट्स हो गए, बॉल्स हो गए एंड शूज हो गए। देखो जैसे कि जब बैट्स बनाते हैं ना, यहाँ फ्रिक्शन से समझा दूंगा तुमको। देखो जैसे कि हमारा जो बैट है, तुम्हें पता है कि वो जो खिलाड़ी, जो प्लेयर है, उसकी ग्रिप अच्छी होनी, जो पकड़ पाए उस बैट को, तो वहां पर जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो बैट का, जो बैट का उसका ऊपर का हिस्सा होगा ना, ये वाला, तो यहाँ पर वो फ्रिक्शन ज्यादा कर देगा, ठीक है, ताकि वो पकड़ मजबूत बन पाए। तो इक्विपमेंट कैसे बना, बायोमैकेनिक्स से बना, ठीक है, बायोमैकेनिक्स से बनाना, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बायोमैकेनिक्स भाई यूज करा जाता है इक्विपमेंट को बनाने में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बनाने में, जैसे कि भाई बैट हो गए, शूज हो गए। आपको पता शूज में, जो स्पोर्ट्स के लिए शूज बनाएगा उसमें स्पाइक्स होता है नीचे से, ठीक है ना, तो ताकि वो इजिली मूवमेंट उसकी हो पाए, वो फिसले ना, गिरे ना, ठीक है। बॉल्स को बनाया जाता है, बॉल्स में थोड़ी क्या कहते हैं फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो ताकि इक्विपमेंट जो है मोर इफेक्टिवली बनाया जा सके, तो हाँ बायोमैकेनिक्स का यूज होता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। समझ आ गया? तो देखो मैं टोटल 5 पॉइंट बात करी हो, तो आप इकट्ठे भी लिख सकते हो या तो आपको अलग अलग लिखना है, तो आपकी इच्छा है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है ना, कि जब आपका एडोलेसेंस है, जो किशोर अवस्था है, जब टीनेज हो चुके हो, ठीक है भाई, इसकी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि आप हो इस एज में, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है इस एज में, या कौन कौन सी फेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रख लेना भाई। देखो 4 बोलिए ना, ज़्यादा की बात कर लेंगे। पहला है भाई फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है एडोलेसेंस में, कि इस टाइम में बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम एक बच्चे के अंदर आ रही होती है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि भाई फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है भाई, शरीर का आकार बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, मतलब कि हार्मोन्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आने लग जाती है, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी, वो इस एज में आ जाती है, ठीक है, आप समझ रहे होगे, ठीक है, आप कैन यू कैन रिलेट इजीली फिजिकल प्रॉब्लम्स से क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल इश्यूज, इस टाइम पर क्या होता है, हमें सेक्सुअल इश्यूज आने लग जाते हैं, क्योंकि अलग अलग हार्मोन्स जनरेट हो रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा दूसरा अपोजिट जेंडर होता है, उसके प्रति हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एज में हमें सेक्सुअल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। समझ आ गया? उसके बाद रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, इस टाइम में हमारी दोस्ती यारी बहुत बढ़ रही होती है, ठीक है, मतलब कि हमारी जो एज होती है हमारी एडोलेसेंट वाली, इसमें हमारे दोस्तों से रिलेशनशिप बहुत बन रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्त ऐसे बन रहे होते हैं जिससे हम क्या होता है, कभी कभार दोस्त कि हमारे ज़िंदगी को नरक में धकेल देते हैं। तो ये भी एक क्या है भाई, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप बहुत बढ़ रहे होते हैं दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा पड़ेगा कि भाई इस एज में क्या होता है कि दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़ रही होती है, जो कि क्या है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि कौन सा दोस्त सही है कौन सा नहीं है। समझ आ गया? उसके बाद केयरलेसनेस इन टीनेज ईयर्स, ठीक है भाई, जो याली एज है इसमें बहुत केयरलेसनेस हो जाती है, बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है, आपको पता होगा, है ना, तो प्रॉब्लम्स है। उसके बाद प्रॉब्लम इन करियर सिलेक्शन, भाई इस टाइम पे मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, भाई मैं क्या बनूंगा, मेरे को क्या करना चाहिए, तो फ्यूचर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी एज में आपको आ रही होती है। तो ध्यान रखना, ये मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एक बच्चा फेस कर रहा होता है अपने एडोलेसेंट वाले एज में। समझ आ गया? उसके बाद डिस्कस मेथड्स अडॉप्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम की तो बात कर ली, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो कौन कौन से मेथड को हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि जो एडोलेसेंट की प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर पाए, ठीक है, उसको मैनेज कर पाए। समझ आ गया? तो ध्यान रखना है।
तो पहला भाई सिंपैथेटिक एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। जो पेरेंट्स है ना उसका सिंपैथेटिक यानी थोड़ा मददगार वाला रवैया उनका होना चाहिए, ना कि चिल्लाने वाला, गुस्सा करने वाला। सिंपैथेटिक एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताओगे, जो पेरेंट्स है ना, जो फिजिकल चेंज उसकी बॉडी में आ रहा है, जो उसका बिहेवियरल में चेंज हो रहा है, एक जो इस एज में जो बच्चा है, तो उससे टेंशन टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि क्या करना है, उसको समझना है, उसको बताना है ये नॉर्मल है, इस एज में होता है, मतलब थोड़ा सिंपैथी रखनी है, उसकी ओपिनियन को जानना है, ठीक है ना। एक अच्छी सपोर्टिव क्या रखनी है हमें, अप्रोच रखनी है उसके प्रति, तभी क्या हो पाएगा, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो निकल पाएगा उससे, समझ रहे हो ना। तो पेरेंट्स शुड नॉट वरी अबाउट द चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एडोसेंट, क्योंकि इस टाइम पे क्या थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो ये इस टाइम में कॉमन है, तो हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है, हमें समझना चाहिए इस एज में बस। तो यही चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी अप्रोच से निपटना होता है। तो चेंजिंग बिहेवियर एडोलेसेंट, ठीक है ना, तो हमें एक चिंता नहीं होना इसको लेकर, बट इंस्टेड अडॉप्ट एन एम्पैथेटिक एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच टुवर्ड्स देम, ठीक है ना, हमें क्या करना है, एक मदद सी, ठीक है, एक प्यार सी, एक सहानुभूति रखने वाली क्या अप्रोच रखनी है, ठीक है भाई, और इंडिपेंडेंट अप्रोच रखनी है उनके लिए। और दिस बिहेवियर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस में जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो उससे परेशानी, जो उससे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना, वो रिड्यूस करने में मदद करेगा। कैसा बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम एंड स्कूल, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हें क्या करना है, एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम है उसमें ना घुसे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में बच्चा बिगड़ता है। तुमने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अगर तुमने जवान ढंग से काट लेना तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी कटेगी, तो वही बात बोली जाती है। तो हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम एंड स्कूल, यानी कि हो घर के अंदर और स्कूल के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। पता चल रहा है बाहर तुम स्कूल से निकल रहे हो, वहाँ पे सिगरेट चल रही है, दारू चल, कुछ भी पी रहे हैं, गैम्बलिंग खेल रहे हैं, ताश वगैरह खेल रहे हैं, तो बच्चा देख के वही सीखेगा। तो वही बोला है। तो अगर बाहर कुछ बेकार सी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि स्कूल का और घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, समझ आ रहा है। तो हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए घर का, स्कूल का, ताकि बच्चा क्या उस चीज़ में ना पड़े, तो उससे वो प्रॉब्लम से बच जाएगा। तो ये बोला है, इफ द एनवायरनमेंट एट होम एंड स्कूल इज नॉट गुड, टीनेजर्स में लॉस फोकस ऑन देयर गोल्स एंड डेवलप बैड हैबिट्स लाइक गैम्बलिंग और ड्रग यूज, ठीक है ना। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो टीनेजर जो अपना फोकस है उसका गोल के ऊपर वो हट जाएगा, और वो क्या उसके अंदर बैड हैबिट जो है डेवलप हो जाएंगी, समझ आ रहा है भाई। और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, मतलब कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्या है, स्कूल के बाहर एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, मतलब कोई कुछ बेकार से एक्टिविटीज नहीं हो रही है, घर एकदम शांत है, अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर उसको सिखाई जा रही है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो रहेगा ना, उसके लिए मददगार साबित होगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा उसको, ठीक है। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दैट दीज प्लेसेस, स्कूल्स और जो स्कूल और जो घर है, प्लेस इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ टीनेजर, ठीक है भाई, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए वो कोई नशे की गिरफ्त में ना आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, समझ आ गया। तो अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो जाएगी टीनेजर, ठीक है, टीनेजर की, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, समझ आ रहा है। उसके बाद तो इट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर अ सपोर्टिव एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एट बोथ होम एंड स्कूल, ठीक है भाई, दोनों के एक सपोर्टिव और एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि बच्चा क्या है, फिजिकली और मेंटली ग्रोथ उसकी होएगी अगर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, रेदर देन इसके, समझ आ रहा है भाई। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, कि उसको क्या मोरल और रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए, मतलब कि भाई आप समझ सकते हो कि उसको मोरल वैल्यू सिखानी है, कि भाई बड़ों के संग ऐसा रहना है, ठीक है, अपने छोटे को मारना नहीं है, माफ़ कर देना है। तो ये क्या होती है, मोरल वैल्यूज होती है, और उसको थोड़ा रिलीजियस एजुकेशन देनी है, मतलब कि भाई स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा घुसाना है। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या वो थोड़ा शांत होएगा, समझेगा गॉड के बारे में, तो इससे वो अच्छा इंसान बनेगा, वो प्रॉब्लम फेस कर पाएगा इजीली। तो एट होम पेरेंट्स एल्डर शुड टीच टीनेजर्स अबाउट मोरल वैल्यूज, ठीक है, मोरल वैल्यूज क्या होती है, एंड रिलीजियस बिलीव्स, समझ आ गया। और दिस हेल्प्स देम डेवलप गुड बिहेवियर, जब उसको मोरल वैल्यू सिखाओगे, रिलीजियस बिलीफ पे वो विश्वास करने लग जाएगा, तो ये हेल्प करेगा उसको भाई उसका बिहेवियर अच्छा करने में, और सोल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, ठीक है, जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो भी क्या हो जाएगी भाई, सोल्व हो जाएगी इससे, समझ आ रहा है। तो आप बता सकते हो। उसके बाद फ्रेंडली बिहेवियर, ठीक है भाई, क्या करना है,
जो घर में माँ बाप का, स्कूल में टीचर्स का क्या होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो अपनी बातों को शेयर कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा भाई स्कूल में कोई खड़ूस टीचर होता है तो बच्चा उससे कटता है, उसको कुछ बातें नहीं बता रहा होता है, लेकिन स्कूल में कैसे टीचर जो बहुत फ्रेंडली होता है भाई, हमसे एक दोस्त की तरह रहता है, तो बच्चा उससे सारी बातें शेयर कर जाएगा। तो घर में माँ बाप अगर फ्रेंडली होते हैं तो बच्चा सब कुछ शेयर कर लेता है। तो यही बोला है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था में आता है, जब वो चाइल्डहुड से मैच्योर मिट्टी में बढ़ रहा होता है, तो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद देम। ना कि पता घर पे चाह रहे हैं पापा बेल्ट निकाल के पीटना चालू कर दे उसकी बात सुने बिना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम एंड दिस हेल्प्स द टीनेजर फील कंफर्टेबल, भाई स्कूल में भी कंफर्टेबल, घर में भी कंफर्टेबल फील करेगा, एंड शेयर देयर प्रॉब्लम्स ओपनली, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओपनली वो बता पाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलें, उसके बाद रीजनेबल इंडिपेंडेंस, मतलब कि उसको बिल्कुल खुली छूट भी ना देना, एक रीजनेबल इंडिपेंडेंस दे देना। ठीक है भाई, रीजनेबल इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ी छूट दे देना, उसको घूमने देना, एक्सप्लोर करने देना भाई, अपना ज़िंदगी को रुकावटें ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में नहीं डालना है, अपने ओपिनियन उसको खुल के बताने देना चाहिए। तो रीजनेबल इंडिपेंडेंस उसको देनी चाहिए इस एज में। ठीक है, समझ आ गया। तो टीनेजर्स शुड बी गिवन अ फेयर अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है ना, मतलब कि आपका वो दो आपका लड़का मतलब बच्चा जो है वो एडोलेसेंस में कहीं भी जा रहा है, ये वाली छूट नहीं, हाँ उसको घूमने देना चाहिए, लेकिन बिना पता कहीं भी तो वो वाली छूट नहीं देनी, समझ रहे हो। दे शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट, तो उनके पास क्या होनी चाहिए भाई, फ्रीडम होनी चाहिए अपने थॉट को एक्सप्रेस करने की, अपने ओपिनियंस को शेयर करने की। ठीक है भाई, तो एंड देयर ओपिनियन शुड बी डिस्कस्ड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, कहने का मतलब वो अपने अपने ओपिनियन से बता पा रहा है, और जो उनके ओपिनियंस है वो डिस्कस करे जा रहे हैं रिस्पेक्टफुली, तो ये कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको बचाने में मदद करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा जो उसको इस एज में फील हो रही है। ठीक है ना भाई, और दे शुड ऑल्सो अलाउ टू गो आउट, उसको बाहर जाने की मना नहीं होनी चाहिए, उसको अलाउ होना चाहिए, बट विद प्रॉपर सेफ्टी मेजर इन प्लेस। ठीक है भाई, तो क्या होना चाहिए भाई, सेफ्टी मेजर के साथ क्या उसको बाहर जाने की आज़ादी होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। तो रीजनेबल इंडिपेंडेंस आपका हो जाएगा, समझ आ रहा है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है ना, देखो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो बिहेवियर है ना उसकी स्टडी है ना, लेकिन जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करेंगे बस क्या, एक एथलीट के बिहेवियर को जानना। ठीक है, इसका एक एथलीट के बिहेवियर की स्टडी क्या हो जाएगा, हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है बेसिकली। देखो, अगर मुझे एक एथलीट के बारे में पता चल गया, उसके बिहेवियर के बारे में पता चल गया, वो क्या सोच रहा है पता चल गया, तो इजीली मैं जज कर लूंगा वो कैसा है, कि वो मेरे गेम के लिए सूटेबल है, मेरे स्पोर्ट्स के लिए सूटेबल है, एक्टिविटी में अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो वही बात है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो तीन बताऊंगा, तीन ध्यान रखना है। पहला क्या बताओगे, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर हमें एक खिलाड़ी का, एक एथलीट के बिहेवियर के बारे में पता है तो इजीली ना हम उसकी टेंशन जो उसको हो रही है उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें बिहेवियर के पता चल जाएगा उसका, वो क्या परेशानी महसूस कर रहा है, और उसी से हम उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सुधार देंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस वो बेटर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड पर्सनैलिटी ऑफ प्लेयर्स। ठीक है ना भाई, कि जो परेशानी उसको आ रही होती है ना उससे उसको निखार देते हैं, समझ आ रहा है, बाय साइंटिफिक वेज ऑफ मॉडिफाइंग बिहेवियर। ठीक है ना भाई, जो कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं मॉडिफाई करने के, वो मदद कर सकता है। ठीक है भाई, ताकि उसकी इंप्रूव जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो पहला ही हो जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन एंड फीडबैक, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो प्रॉपर मोटिवेशन एंड प्रॉपर फीडबैक एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, इट गिव्स काउंसलिंग टू प्लेयर्स दस कैन बी गाइडेड बाय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ठीक है भाई, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, जो एथलीट्स है उसकी जो क्या ग्रोथ है, क्या फीडबैक है, जो भी है उसको बताना। ठीक है ना, और उसको काउंसलिंग देना। देखो बेसिकली बिहेवियर को तो जान रहे हैं हम, उसको जो काउंसलिंग भी दे रहे हैं ना कि एथलीट को उसके अकॉर्डिंग, तो उसका मतलब वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। तो उसको क्या करना भाई, मोटिवेशन देना, फिर फीडबैक देना, उसको काउंसल करना, तो ये सब आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ही आता है। तो मोटिवेशन और फीडबैक देने के लिए इंपॉर्टेंस है भाई क्या, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। उसके बाद बेटर सिलेक्शन, अगर मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ज्ञान है, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है तो वो एथलीट के बिहेवियर के बारे में जान पाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है, तो वही उसी को चुनेगा। तो बेटर सिलेक्शन के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, यानी कि द नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी गाइड्स द कोचेस फॉर बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। समझ आ गया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, देखो टॉपिक ले रखे हैं मैंने, ठीक है, क्वेश्चन भी होंगे।
देखो ठीक है भाई, तो पहला आपको डोपिंग पता होना चाहिए, लास्ट चैप्टर से है ये क्वेश्चन आपका, कि डोपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो डोपिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वैसे, ठीक है, जब आया था हमारा आईओसी वाले टॉपिक में, है ना, आईओसी वाले टॉपिक में आया था, बता दिया था मैंने। तो डोपिंग क्या होता है बेसिकली, व्हेन अ एथलीट यूज बैंड सब्सटेंसेस और मेथड्स, यानी कुछ ऐसे तरीके, ऐसी विधि या ऐसे सब्सटेंस जो कि बैन हो रखे हैं, और खिलाड़ी उसको यूज कर रहा है, एथलीट उसको यूज कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कहाँ पर, स्पोर्ट्स में, तो उसको हम डोपिंग बोलेंगे। समझ आ गया। एग्जाम्पल के बाद वो ड्रग ऐसे ले रहा है, ठीक है, या स्टेरॉइड ले रहा है अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, तो हम बोल देंगे भाई वो डोपिंग है। समझ आ रहा है तुम्हें। अब डोपिंग में कुछ देखो, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं और कुछ मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सब्सटेंस तो देख लेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आपका आता है कि जो सब्सटेंस है ना, जो वो यूज़ कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसके क्या डिसएडवांटेज है उसकी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक जो मेथड आता है ना, कौन कौन से मेथड होते हैं डोपिंग के, ठीक है, परफॉर्मेंस को बेटर करने के, उसकी हम बात कर लेंगे। समझ आ गया तुमको। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द फिजिकल मेथड्स ऑफ डोपिंग, ठीक है ना भाई। देखो एक होता है भाई कुछ सब्सटेंस होते हैं, और एक फिजिकल मेथड होता है डोपिंग के अंदर, जब हम क्लासिफाइड करते हैं। तो डोपिंग जो अगला क्वेश्चन मैंने रखा है वो आपको पता चल जाएगा भाई सब्सटेंस के बारे में। लेकिन पहले हम यहाँ बात करेंगे क्या, फिजिकल मेथड के बारे में बात करेंगे डोपिंग की। जिस डोपिंग मैंने बता दिया क्या होता है, तो फिजिकल मेथड क्या है जिससे आपका प्रदर्शन बढ़ेगा, उससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो पहला यहाँ पर आता है भाई ब्लड डोपिंग। देखो पहले यहाँ पर डोपिंग, हाँ यहाँ पर हम क्लासिफाइड करते हैं फिजिकल मेथड को ब्लड डोपिंग में, जीन डोपिंग में। उसके बाद ब्लड डोपिंग को आगे और कैटेगराइज करते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग में और होमोलोगस ब्लड डोपिंग में। समझ आ रहा है। तो पहले हम ब्लड डोपिंग की बात कर लेंगे, फिर इसके टाइप्स की बात कर लेंगे, फिर जीन डोपिंग की बात कर लेंगे। तुम्हारा फिजिकल मेथड हो जाएगा। समझ आ गया। देखो तो पहले हम बात करते हैं ब्लड डोपिंग क्या होता है, कि ब्लड डोपिंग इज अ मेथड टू इंक्रीज द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो आपकी आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के काउंट में इंक्रीमेंट लाना, ठीक है, इंक्रीज करना, ताकि जो परफॉर्मेंस वो बेटर हो जाए, ठीक है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाए मसल को, ठीक है, एंड्योरेंस बढ़ जाए। तो ब्लड डोपिंग होती क्या भाई, ब्लड की आरबीसी की नंबर ऑफ आरबीसी सेल जो है उसको बढ़ाना, ठीक है, तो ब्लड डोपिंग ये हो जाती है। और ये डन करा जाता है भाई बहुत सारी मेथड से, ठीक है, जो आपको बताने वाला हूँ। तो उसके दो टाइप्स होते हैं। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या है देखते हैं पहले, फिर हमारा होमोलोगस आएगा। तो ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या है, तो इन दिस मेथड एन एथलीट्स ओन ब्लड इज टेकन आउट ऑफ फ्यू वीक्स बिफोर अ कंपटीशन। कंपटीशन से कुछ हफ्ते ही पहले क्या करा, उसने अपना ब्लड बाहर निकलवा लिया। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, निकलवा लिया। और दिस ब्लड इज देन फ्रोजन एंड स्टोर्ड। जब तक, अब क्या होगा ना, जब तक कंपटीशन नजदीक आएगा ना, तब तक है भाई जम जाएगा, स्टोर करके रखेंगे इसको, ठीक है। और जब एक दिन या 2 दिन रह जाएंगे ना कंपटीशन में, तब क्या करता है जो एथलीट है जिसने अपना ब्लड बाहर निकलवाया था, वो वापिस क्या करवा लेता है, स्टोर करवा लेता है अपने ब्लड को, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेता है, ठीक है ना, अपने शरीर में। समझ आ गया। अब इससे होगा क्या ना, इससे उसका जो इससे जो उसका ब्लड काउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जो आरबीसी वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, ताज़ा ताज़ा खून रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी रहेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा उसकी बॉडी में, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, उसका एंड्योरेंस ही बढ़ेगा। एंड्योरेंस क्या होता है, बिना थके देर तक काम कर पाना, ठीक है, थकने के बाद भी, तो वो एंड्योरेंस की कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो मैंने बताया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अपना होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस ब्लड डोपिंग क्या है, वहां तो वो खुद का खून निकाल रहा था ना, फिर कंपटीशन से पहले डलवा रहा था। होमोलोगस में क्या होता है बेसिकली, ये दूसरे का कोई डोनर कोई दूसरा होगा, किसी और का ब्लड अपनी बॉडी में चढ़वा लेगा, इंजेक्ट करवा लेगा, वो होमोलोगस ब्लड डोपिंग हो जाएगा। समझ आ गया। तो इन दिस मेथड अ फ्रेश ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होता है, फ्रेश ब्लड चढ़ाया जाता है किसी दूसरे पर्सन से, जो कि डोनर कहते हैं उसको हम, ठीक है। इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एथलीट। जो एथलीट है ना, वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेता है ब्लड को, फ्रेश ब्लड को किसी दूसरे के बॉडी से। समझ आ गया ना। अब इससे क्या होता है, जो आरबीसीज है ना, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो इंक्रीज हो जाते हैं। समझ आ गया। अब मैंने पीछे ही बताया था आरबीसी जो है वो किस में बनता है, हमारे बोन के, ठीक है ना, कमेंट में बताना भाई, ठीक है ना। तो मैंने बताया था अभी पीछे आरबीसीज हमारा किसके, जो आरबीसीज के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा होता है, मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताया था, ठीक है ना, बताना।
तो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ठीक है, विच हेल्प्स कैरी मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, जो कि मदद करती है हमारी मसल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने में। आरबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आरबीसी मदद करती है मसल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन को पहुंचाने में, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके चलती है। उसके बाद एज अ रिजल्ट आरबीसी बढ़ गई ना बॉडी में, इससे क्या होगा, जो एथलीट है उसकी एंड्योरेंस इंप्रूव होगी, उसकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, उसकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। समझ आ गया। तो होमोलोगस ब्लड डोपिंग क्या हो जाएगा। उसके बाद जीन डोपिंग क्या होता है भाई, जीन डोपिंग होता है भाई मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड जीन्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस, ठीक है भाई, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप किसके संग खिलवाड़ कर रहे हो, सेल्स के साथ, जीन्स के साथ, ठीक है, जीन्स के साथ आप सेल्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, करवा रहे हो, तो वो आपका जीन डोपिंग में आता है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है, भाई ऐसा कुछ करवा रहे हो, ठीक है, जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी कैसे, आप जीन्स में सेल्स के संग छेड़छाड़ करा रहे हो, ठीक है ना, मैनिपुलेट करवा रहे हो, तो जीन डोपिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, ये आपका हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रिपेयर ऑफ द इंजरीज ऑफ मसल्स टेंडन एंड लिगामेंट्स एक्सेट्रा। जीन डोपिंग के अंदर क्या होता है, अपने टेंडन हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ठीक है, अपने जो इंजरीज हो गए उसको हम रिपेयर करवा रहे होते हैं, तो जीन डोपिंग में आ जाता है। समझ आ गया। अब अगला जो बनता है ना, देखो मैंने वो बताया था फिजिकल मेथड के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं जो सब्सटेंस है ना जिसको यूज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उससे कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम क्या बात करेंगे, उसी की हम बात करने वाले हैं। समझ आ गया। तो देखो कुछ सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि बैंड हो रखे हैं, ठीक है, जो बंद हो रखे हैं, जिनको यूज करना मना है, जैसे कि बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, पेप्टिडाइड्स है, स्टिमुलेंट्स है, उसके बाद स्टेरॉइड्स हो गया आपका, कैनाबाइनोइड्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, ठीक है, ड्यूरेटिक्स हो गया। तो ये क्या है, आपके कुछ सब्सटेंस है जो कि बैन हो रखे हैं, इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। और ना जो बताऊंगा देखना, कुछ ना कुछ तो कॉमन ही है, बहुत से तो कॉमन है। तो आप सोचोगे यार उसमें क्या था उसमें क्या था, भाई जो दिमाग में है उस टाइम पे लिख देना, टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है ना। क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत से कॉमन है और सबके साइड इफेक्ट लगभग सेम ही है, देखना आप। तो पहला क्या, स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स अगर आपने लिया है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो क्या आपको हो सकता है, कोस इंसोमेनिया, एंग्जाइटी, एग्रीवनेस, ठीक है ना, एग्रेस क्या कहते हैं भाई इसको, हाँ एग्रेसिवनेस, ठीक है, मतलब गुस्सा आपको ज़्यादा आने लग जाता है, ठीक है ना। क्या देखा ना भाई, आपको एग्रेसिवनेस आने लग जाता है, मतलब गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है, आपके अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद पुअर जजमेंट, आपकी जो तर्क करने की क्षमता होती है, जजमेंट जो होता है वो पुअर हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज हाइपरटेंशन एंड बॉडी टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। उसके बाद अगला आपने अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया है, इससे क्या होगा, या इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है अचानक। उसके बाद आपको आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और आपको जो मूड है ना वो स्विंग होएगा, तुरंत तुरंत बदलेगा, ठीक है, मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकता है, एग्रेशन आपको अंदर आ सकता है, और डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है। समझ रहे हो, डिप्रेशन से आप गुजर सकते हो। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके डिसएडवांटेज जो कि नहीं लेना चाहिए बेसिकली, जब तो बैन कर रखा है। उसके बाद है भाई और है क्या इसका, जैसे कि लास्ट रह गया, कैन कोज फेशियल हेयर ग्रोथ एंड डीप वॉइस इन फीमेल्स, ठीक है ना। अगर एनाबॉइक जो स्टेरॉइड्स है वो ले रखा है, तो जो फेशियल हेयर ग्रोथ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि फेशियल हेयर ग्रोथ है उसका कारण हो सकता है, किसके कारण, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कारण। और जो फीमेल्स है उनकी जो वॉइस है वो गहरी हो जाएगी, डीप वॉइस हो जाएगी। और इससे क्या होगा ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से जो इम्पोर्टेंसी है, ठीक है, एक मेल के अंदर वो हो सकती है, ठीक है ना। एंड बाल्डनेस इन मेल्स, क्या होता है इम्पोर्टेंसी, मतलब ये होता है भाई, आप ये समझ लो कि जो नपुंसकता होती है ना, नामर्द वाली खूबी वो हो जाएगा, यानी एक इंसान है जो मेल है वो नामर्द वाला बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसको कह सकते हो जो उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना वो आ सकती है, ठीक है ना। तो ये बात हो जाएंगी। उसके बाद कैनाबाइनोइड्स क्या होता है कि रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो जो उसका कोऑर्डिनेशन है मतलब वो तालमेल बना पा रहा है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, जो उसका कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है इससे। समझ आ गया, आगे चले। और रिड्यूस लंग कैपेसिटी, जबकि लंग्स उसकी कैपेसिटी कमज़ोर हो सकती है। मे कोज हार्ट डिसीज एंड लंग कैंसर, आपको हार्ट डिसीज हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है इसको यूज़ करने से। बीटा ब्लॉकर्स में आपका भाई एंड्योरेंस रिड्यूस हो सकता है, जबकि बिना थके काम करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, जिसको हम एंड्योरेंस कहते हैं, तो ये आपका कम हो सकता है। हेडेक हो गया, वीक डाइजेशन, आपका जो डाइजेशन सिस्टम वो वीक हो जाएगा, आपको जो हेडेक है, सर में दर्द होना,
ये होना स्टार्ट हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स अगर आपने लिया है तो। उसका डिसएडवांटेज, अगर ज़्यादा लोगे तो ये सब आपको दिक्कतें होने लग जाएंगी, ठीक है ना। रिस्क ऑफ हार्ट अटैक ड्यू टू स्लो हार्ट रेट, भाई सबका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा, जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है भाई इसका। उसके बाद आपका नार्कोटिक्स हो जाएगा, इससे क्या होगा भाई, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, आप बैलेंस करने, अपने शरीर का बैलेंस करने में दिक्कत आपको आ जाएगी, आपका कोऑर्डिनेशन आपका वीक हो सकता है, मे कोज ड्रोजीनेस, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, आपको वॉमिटिंग वगैरह होने लग सकती है ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको ये सब होने लग जाएगा। और मे कोज फेंटिंग एंड कोमा, आपको कोमा में जा सकते हो, समझ रहे हो, ये हो सकता है। उसके बाद ड्यूरेटिक्स में क्या हो जाएगा भाई, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, किडनी डैमेज आपकी हो सकती है, ये आप बता सकते हो। बीटा टू एगोनिस्ट में क्या होता है भाई, आपके हाथ ठंडे पड़ सकते हैं, यानी कोल्ड हैंड्स, ड्रोजीनेस हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ ना, आपको वही बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रहे, ठीक है ना, ध्यान रखना। वॉमिटिंग आपको हो सकती है, और डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हो। देखो डिप्रेशन और ब्लड हार्ट अटैक वगैरह सब कॉमन है, आप सब में लगभग लिख ही सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी ये वीडियो है ना भाई ख़त्म होती है, यानी फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसे लगी ना बताना, है आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी बता रहा हूँ भाई, पूरी वीडियो देखिए तो आपको काफ़ी हेल्प देगी आपको एग्जाम में ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो आपको वापस देख लेना है एक बार, और अगर आपको समझ नहीं है हल्का सा भी, या कोई रिवीजन के टाइम पे देखना, दोबारा आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट भी करना है प्यारा सा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपसे 12th क्लास में अब, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।